नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो डीटी में अब अपन रिवाइज करने वाले हैं असेसमेंट या टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी वाला चैप्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग 15 मार्क्स तक इस चैप्टर का वेटेज होता है। 15 मार्क्स तक इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस चैप्टर में अपन अलग अलग एंटिटीज़ का टैक्सेशन करना सीखेंगे, उनका असेसमेंट करना सीखेंगे। एक तो अपन देखेंगे इसमें लोकल अथॉरिटी का टैक्सेशन कैसे होता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्सेशन कैसे होता है, इसके अलावा एओपी बीओआई का टैक्सेशन कैसे होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में अपन एएमटी का कंसेप्ट देखेंगे, एक मैट का कंसेप्ट देखेंगे। इसके अलावा एक बाईबैक और टनेज टैक्सेशन का एक कंसेप्ट होते हैं, ये भी अपन कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ ट्रस्ट और फंड होते हैं, एक बिजनेस ट्रस्ट, एक इन्वेस्टमेंट फंड और एक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। इनका टैक्सेशन किस तरह से होता है, किस प्रकार होता है, ये भी अपन इसमें सीखने वाले हैं। तो काफ़ी अलग अलग एंटिटीज़ का टैक्सेशन अपन यहाँ सीखने वाले हैं। और कुछ स्पेशल टॉपिक्स है, जैसे एएमटी का टॉपिक अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और एक मैट का टॉपिक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी अपन कवर अप करने वाले हैं। एक एक करके टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले टैक्सेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होती है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में बताया था कि जो नगर निगम वाले होते हैं, म्यूनसिपलिटी वाले होते हैं, ये सब आते हैं लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में। और लोकल अथॉरिटी क्या होती है, पर्सन की डेफिनेशन में आ जाती है। अब लोकल अथॉरिटी के बारे में बता रखा है कि लोकल अथॉरिटी की काफ़ी सारी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लोकल अथॉरिटी की पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 10(20) में। इसके अलावा कैपिटल गेन की इनकम पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अदर सोर्स की इनकम जो होती है लोकल अथॉरिटी को, वो भी पूरी की पूरी उनकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। मतलब नगर निगम वालों की ये सारी इनकम पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक बिजनेस इनकम भी इनकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। बिजनेस इनकम दो टाइप की बता रखी है। अगर लोकल अथॉरिटी वाले क्या करते हैं, नगर निगम वाले अपने एरिया में कोई भी कमोडिटी और सर्विस सप्लाई करते हैं, अपने एरिया में खुद के एरिया में कोई भी कमोडिटी और सर्विस सप्लाई करते हैं, तो उससे जो भी इनकम होगी उनकी पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। जैसे मान लो एक लोकल अथॉरिटी है जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर का नगर निगम है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी मान लो आप, तो या जयपुर नगर निगम मान लो। तो वो अपने एरिया में, उसका एरिया कौन सा, जयपुर, जयपुर में वो कोई भी कमोडिटी और सर्विस सप्लाई करता है, कोई भी कमोडिटी और सर्विस सप्लाई करता है, उससे जो भी इनकम होगी उसको, उस लोकल अथॉरिटी को, उस जेडीए को या जयपुर नगर निगम को, वो क्या होगी, पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट रहेगी। इसके अलावा अगर वो लोकल अथॉरिटी क्या करती है, अपने एरिया के बाहर पानी और बिजली, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो उससे जो इनकम होगी वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। मतलब जेडीए जो है, जयपुर की जो लोकल अथॉरिटी है, मान लो जयपुर नगर निगम है, मान लो वो जयपुर के बाहर पानी और बिजली सप्लाई करता है, तो उससे भी जो इनकम होगी वो भी क्या होगी, पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होगी। अपने एरिया के बाहर पानी और बिजली सप्लाई करते हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट होगी। तो अब लोकल अथॉरिटी की कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? देखो, लोकल अथॉरिटी की सैलरी की इनकम नहीं होती, कभी भी वो एम्प्लॉय नहीं होते कोई, तो सैलरी की इनकम उनकी होती नहीं है। बस एक इनकम उनकी टैक्सेबल होगी, कौन सी? अगर लोकल अथॉरिटी वाले क्या करते हैं, अपने एरिया के बाहर पानी और बिजली को छोड़ के कुछ और सर्विस सप्लाई करते हैं, कुछ भी कमोडिटी और सर्विस सप्लाई करते हैं पानी और बिजली को छोड़ के अपने एरिया के बाहर कुछ और सप्लाई करते हैं, तो उससे जो इनकम होगी बस खाली वो टैक्सेबल होगी, और बाकी सारी इनकम उनकी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी सेक्शन 10(20) में। बस इतना था लोकल अथॉरिटी का टैक्सेशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। अब अगला है टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्सेशन, इसका कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो टैक्सेशन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक सेक्शन 80P। डिडक्शन चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उस चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में रिवाइज करवाया था। सेक्शन 80P, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेक्शन 80P की डिडक्शन मिलती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम अपन नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, पांचों हेड की इनकम निकालते हैं, क्लबिंग वगैरह करते हैं, सेटअप वगैरह करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम आती है। ग्रोस टोटल इनकम में से फिर क्या करते हैं अपन, 80P का डिडक्शन देते हैं। 80P का डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है। मैंने बताया था आपको, वहाँ पे काफी सारे बिजनेस इनकम होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जिसका 100% डिडक्शन मिल जाता है। और अदर बिजनेस में भी 50,000 या 1 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। और भी काफी सारी इनकम बता रखी है जहाँ 100% डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल जाता है सेक्शन 80P में। अब इसमें बता रखा है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी देखो 115 BAD और BAE कंसेशनल टैक्स रेट भी फॉलो कर सकती है। चैप्टर 1 स्टार्टिंग वाले चैप्टर में बताया था 115 BAD BAE कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो वो कंसेशनल टैक्स रेट भी फॉलो कर सकती है, चाहे तो इनकम टैक्स में जो जनरल टैक्स रेट दे रखी है उसका स्लैब दे रखा है वो स्लैब भी फॉलो कर सकती है। अगर वो 115 BAD BAE फॉलो नहीं करती तो 80P का डिडक्शन ले सकती है। लेकिन मान लो उसने 115 BAD BAE फॉलो कर लिया तो वहाँ 80P का डिडक्शन त्यागना पड़ता है, वहाँ 80P का डिडक्शन फिर नहीं मिलता। तो BAD BAE कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलो करती है तो उसको 80P का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन उसने BAD BAE नहीं फॉलो किए तो वो 80P के लिए एलिजिबल हो जाएगी। अब 80P का जो डिडक्शन मिलता है वो कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलता। कोऑपरेटिव बैंक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलता। ये भी मैंने बताया था आपको डिडक्शन वाले चैप्टर में। हाँ, गाँवों वाले जो कोऑपरेटिव बैंक है, गाँवों वाले जो होते हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन बाकी कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलता 80P का डिडक्शन। ऑलरेडी मैंने डिडक्शन चैप्टर में बता रखा है, तो एक बार डिडक्शन चैप्टर का रिवीजन वीडियो आप सुन लेना। अब एक केस लॉ का पॉइंट है जो बस रीड करके छोड़ना है। क्या पॉइंट है? कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वो क्या कर रही है अपने मेंबर से, या तो कोई मेंबर आ रहे हैं उसमें या कोई छोड़ के जा रहे हैं, तो अपने मेंबर से, इनकमिंग और आउटगोइंग मेंबर से वो क्या कर रही है, ट्रांसफर फीस रिसीव कर रही है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपने
क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज के मेंटेनेंस के लिए अपने इनकमिंग मेंबर से भी और आउटगोइंग मेंबर से भी ट्रांसफर फीस रिसीव करिए। क्या रिसीव करिए? ट्रांसफर फीस। तो वो ट्रांसफर फीस टैक्सेबल नहीं होती, वो एक तरीके से खर्चे का रिइंबर्समेंट माना जाता है, वो टैक्सेबल नहीं होती। ये केस लो का पॉइंट था, ये भी मैंने यहाँ कवर कर दिया। ये हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्सेशन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 80P। सेक्शन 80P मैंने ऑलरेडी डिडक्शन चैप्टर में आपको डिटेल में बता रखा है, वो आप सुन लेना। इसका क्वेश्चन आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो वहाँ 80P मिल जाता है। 80P का डिडक्शन अपने काम आता है, तो 80P आपको अच्छे से कवर अप करना है। अब अपन आ जाते हैं आगे, AOP BOI का टैक्सेशन कैसे होता है और उनके मेंबर्स का टैक्सेशन कैसे होता है, ये अपन देखने वाले हैं अगली एंटिटी। देखो AOP BOI की सबसे पहले तो अपन निकालेंगे टोटल इनकम। अब टोटल इनकम कैसे निकालोगे? जैसे बाकी एसएससी की निकालते हैं ना, इंडिविजुअल की, कंपनी की, फर्म की, सेम वैसे निकालना है। 5 हेड की इनकम निकालनी है, वही सेट ऑफ वगैरह करने हैं, GTI आएगी, डिडक्शन लेस करना है, और आपकी आ जाती है टोटल इनकम। यही तो आती है टोटल इनकम, जिसको अपन टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। लेकिन PGBP के केस में एक स्पेशल सेक्शन लग जाएगा 40BA। जैसे पार्टनरशिप फर्म में लगता था ना 40B, मैंने जो PGBP में पढ़ाया था, पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन तो मैंने PGBP में कवर कर दिया था, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, एक सेक्शन लगेगा 40BA। अब ये 40BA क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो AOP BOI है वो अपने मेंबर को अगर इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन पे करती है, इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन को चाहे आप सैलरी बोल दो, चाहे बोनस बोल दो, चाहे कमीशन बोल दो, चाहे रॉयल्टी, कुछ भी नाम से बोलो, तो इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन जितना भी डेबिट कर रखा है P&L में, पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा का पूरा आपको एड बैक करना है, बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म को तो अलाउ हो जाता था 40B में, लिमिट लगती थी वहाँ पे। 40B में इंटरेस्ट भी अलाउ होता था 12% तक, और रिम्यूनरेशन में एक लिमिट लगती थी बुक प्रॉफिट की, आपने देखा था 40B में। लेकिन AOP BOI को नहीं होगा। AOP BOI क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मैंने बताया था ये लोगों का समूह होते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, जैसे जॉइंट वेंचर हो गया कंपनीज का, या 3 लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया मेला लगाने के लिए, ये बनते हैं AOP BOI, या किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो ये होते हैं AOP BOI। तो इसमें मैंने बताया AOP BOI ने अपने मेंबर को जो भी इंटरेस्ट या रिम्यूनरेशन पे किया है वो अलाउ नहीं होगा, पूरा का पूरा आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। अगर डेबिट कर रखा है तो पूरा का पूरा एड बैक करना पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, यहाँ क्या होते हैं? यहाँ क्या बोलते हैं उनको? मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंबर्स। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट और है, मान लो AOP BOI अपने मेंबर को इंटरेस्ट पे कर रही है और मेंबर भी AOP BOI को इंटरेस्ट पे कर रहा है। AOP BOI अपने मेंबर को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो AOP BOI ने अपने P&L में 50,000 का मान लो इंटरेस्ट डेबिट कर रखा है, इंटरेस्ट टू मेंबर 50,000 डेबिट कर रखा है, लेकिन मेंबर भी AOP BOI को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो AOP BOI ने अपने P&L में इंटरेस्ट क्रेडिट भी कर रखी है, इंटरेस्ट फ्रॉम मेंबर क्रेडिट भी कर रखा है 30,000 का। अगर ऐसा केस है तो ओनली जो एक्सेस इंटरेस्ट है, जितना AOP BOI ने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है, एक्सेस वाला पार्ट, वो डिसअलाउ होगा। तो AOP BOI मेंबर को 50,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और मेंबर AOP BOI को 30,000 का इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो 50 - 30 20,000 का डिसअलाउ होगा, 20,000 का अपन एड बैक करेंगे अगर ऐसा वाला केस है। ये पॉइंट ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन दे रखा है, अपन ने देख लिया ये पॉइंट भी। ये तो हो गई टोटल इनकम निकालने का तरीका, सेम बाकी एसएससी की तरह निकलेगी, बस एक एडजस्टमेंट क्या होगा, AOP BOI जो भी मेंबर को इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन पे करिए, पूरा का पूरा अपन क्या कर देंगे? डिसअलाउ कर देंगे, पूरा का पूरा एड बैक कर देंगे। अब इसमें AOP BOI के टोटल इनकम पे टैक्स कैसे निकालोगे, वो बताता है सेक्शन 167B। आप बोलोगे AOP BOI तो स्लैब लगता है, अपने पढ़ा था, स्लैब लगता है, लेकिन वो एक स्पेशल केस में लगता है। यहाँ एक अलग सेक्शन दे दिया, ये ओवरराइड कर देता है। ये सेक्शन क्या बोलता है, अपन को चेक करना पड़ेगा AOP BOI के जो मेंबर है उनका शेयर आपको पता है या नहीं है। क्वेश्चन में शेयर दे रखा है, नहीं दे रखा? मान लो AOP BOI में 5 मेंबर है, 5 का इक्वल शेयर ऐसे दे रखा है, या दे नहीं रखा। मान लो AOP BOI में 5 मेंबर है, कोई शेयर वगैरह पता नहीं है, कोई शेयर वगैरह नहीं पता। अगर ऐसा केस है कि शेयर वगैरह नहीं पता कि मेंबर्स के बीच में कितना शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो ऐसी AOP BOI की टोटल इनकम पे क्या लग जाएगा? MMR लग जाएगा। स्लैब नहीं लगेगा, पूरी इनकम पे, टोटल इनकम पे क्या लग जाएगा? MMR। और MMR कितनी? 42.744%। MMR पढ़ा था ना अपन ने बेसिक कंसेप्ट में, कितना होता है MMR? मैक्सिमम मार्जिनल रेट। 42.744% की रेट से टैक्स लग जाएगा, इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सेस, सब इंक्लूड हो गया इसमें। अलग से सरचार्ज ऐड नहीं करना, अलग से सेस नहीं करना, सीधा 42.744% कर देंगे। मान लो AOP की टोटल इनकम आ रही है 10 लाख, मेंबर का शेयर नहीं पता, सीधा 10 लाख को 42.744 से इंटू कर देंगे, ये आ जाएगा टैक्स। आप बोलोगे सभी इनकम पे लगेगा? हाँ, सभी इनकम पे, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म गेन हो, चाहे लॉटरी इनकम हो, सब पे क्या लगा देंगे? MMR। पूरी टोटल इनकम पे क्या लग जाएगा? MMR लग जाएगा। ये सेक्शन सभी को ओवरराइड कर देता है, जनरल रेट को भी और स्पेशल रेट को भी, सभी पे क्या लग जाएगा? MMR। दूसरा केस, आपको मेंबर का शेयर पता है, एक AOP है, 5 मेंबर है, 5 मेंबर है, पांचों का मान लो क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल शेयर, ठीक है, मेंबर का शेयर पता है। अब इसमें 2 केस होंगे, अगर उन 5 मेंबर में, उन मेंबर से किसी भी मेंबर की जो अदर इनकम है, अदर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा चली जाती है, अगर उन 5 मेंबर में से किसी भी एक मेंबर की अगर अदर इनकम, किसी भी एक मेंबर की अदर इनकम मतलब
उस एओपी बीओआई से मिलने वाली इनकम के अलावा, उस एओपी से मिलने वाली इनकम के अलावा बाकी जो भी अदर इनकम है, उस एओपी से मिलने वाली शेयर के अलावा बाकी जो भी इनकम उनकी अदर इनकम, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पढ़ रखी है ना अपने 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख, और 115 बीएससी में भी पढ़ रखी है 3 लाख। तो उस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा चली जाती है किसी भी मेंबर की अगर अदर इनकम, तो क्या होगा, उस एओपी की टोटल इनकम पे लग जाएगा एमएमआर। फिर भी क्या लग जाएगा, एमएमआर लग जाएगा। लेकिन मान लो मेंबर का शेयर पता है और सभी मेंबर की जो अदर इनकम है, एओपी से मिलने वाली इनकम के अलावा अदर इनकम जो सभी मेंबर की है वो कितनी है, अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है, अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है। तो इस केस में लगेगा स्लैब, इस केस में लगेगा स्लैब। आप बोलोगे फिर वहां अपन ने स्टार्टिंग में तो देखा था एओपी बीओआई पे तो स्लैब लगता है, ये क्यों डाला प्रोविजन, ये इसलिए डाला ताकि जो मेंबर्स है ना एक से ज्यादा स्लैब के मजे ना ले ले, एक से ज्यादा स्लैब के मजे ना ले ले। एक से ज्यादा स्लैब के मजे कैसे ना ले ले, मेंबर्स का खुद का एक स्लैब हो गया, मान लो मिस्टर ए एक बंदा है, उसको एक स्लैब का बेनिफिट मिलेगा 2.5 लाख या 3 लाख का या 5 लाख का, जो भी स्लैब का बेनिफिट मिलेगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब वो किसी एओपी में मेंबर है, किसी एओपी में मेंबर है या एक से ज्यादा एओपी में मेंबर है मान लो है, तो एओपी को भी स्लैब का बेनिफिट मिलता है, स्लैब लगता है ना एओपी पे, स्टार्टिंग में बता रखा है। तो क्या होगा, मिस्टर ए को भी बेनिफिट मिल गया और मिस्टर ए जिस एओपी में मेंबर है उसको भी बेनिफिट मिल गया, तो मिस्टर ए को एक तरीके से डबल स्लैब का बेनिफिट मिल गया। तो उसको खत्म करने के लिए ये प्रोविजन डाला गया। तो ये स्लैब कब लगेगा, जब सभी मेंबर की अदर इनकम अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है, तब जाके स्लैब लगता है। नहीं तो क्या लगता है एओपी पे, एमएमआर लगती है, टोटल इनकम पे सीधी क्या लग जाती है, एमएमआर लग जाती है। अब अपन बात करते हैं, ये तो बात कर ली अपन ने एओपी का क्या होगा, अब उसके मेंबर्स का क्या होगा। उसके मेंबर्स का जो इनकम एओपी से मिलेगी, एओपी बीओआई से जो इनकम मेंबर्स को मिलेगी, उसका मेंबर के हैंड्स में क्या ट्रीटमेंट होगा। मेंबर को क्या मिलेगा एओपी से, एक तो एओपी बीओआई का जो प्रॉफिट और लॉस का शेयर मिलेगा, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म का मिलता है ना शेयर इन प्रॉफिट, वैसे ही एओपी बीओआई का जो शेयर आएगा वो मेंबर्स को बांटा जाएगा, तो वो मिलेगा एक तो। और एक एओपी देगी इंटरेस्ट और एक रिम्यूनरेशन, यही मिलेगा, एक शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, एक इंटरेस्ट मिलेगा, एक रिम्यूनरेशन मिलेगा। इन सब चीज़ों का मेंबर के हैंड्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, मेंबर के हैंड से क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखो अगर एओपी बीओआई ने एमएमआर की रेट से टैक्स दे दिया, तो जो मेंबर इनकम होगी, जो मेंबर को मिल रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेंबर इनकम। तो जो मेंबर इनकम है जो मेंबर को मिलेगी वो मेंबर के एंड से क्या होगी, एग्जम्प्ट रहेगी। एग्जम्प्ट क्यों रहेगी, एओपी बीओआई ने ऑलरेडी एमएमआर की रेट से टैक्स दे दिया, अपने प्रॉफिट पे एमएमआर की रेट से टैक्स दे दिया, अब अपना प्रॉफिट को एओपी डिस्ट्रीब्यूट करिए मेंबर को, तो मेंबर के एंड से उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, जब एओपी ऑलरेडी टैक्स दे चुकी, अब मेंबर से टैक्स थोड़ी लेंगे, मेंबर से टैक्स ले लेंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, इस कारण एग्जम्प्ट कर दिया। इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन पे भी एओपी ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया, कैसे दे दिया, अपन ने इंटरेस्ट और रिम्यूनरेशन पूरा डिसअलाउ कर दिया था, देखो पूरा का पूरा एड बैक कर दिया था, नॉट अलाउड नहीं किया था, तो एओपी ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया, तो मेंबर के हैंड्स में मेंबर इनकम क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। एओपी ने ऑलरेडी हाई रेट से एमएमआर की रेट से टैक्स दे दिया, बात खत्म। लेकिन मान लो एओपी ने जो टैक्स दिया है वो स्लैब रेट से दिया है, एओपी पे क्या लगा है, स्लैब लगा है, एओपी पे क्या लगा है, स्लैब लगा है। स्लैब क्यों लगा, मेंबर का शेयर पता था और सभी मेंबर की अदर इनकम अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक थी, इस कारण स्लैब लग गया। अब स्लैब लगा है तो यहाँ भी इनकम टैक्स वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, ये बोलेंगे मेंबर को कि जो मेंबर इनकम मेंबर को मिलेगी वो अपन मेंबर की इनकम में इंक्लूड कर देंगे, मेंबर की इनकम में इंक्लूड कर देंगे, मतलब टैक्सेबल कर देंगे, और टोटल इनकम निकाल लेंगे, मेंबर की टोटल इनकम निकाल लेंगे और उस पर टोटल टैक्स निकाल लेंगे। अब आप बोलोगे डबल टैक्सेशन हो गया, क्योंकि एओपी पे स्लैब लग गया और मेंबर पे भी स्लैब लग गया, मेंबर को भी इंक्लूड कर दिया तो डबल टैक्स हो गया। ये तो उस इनकम पे एओपी ने भी टैक्स दे दिया स्लैब रेट से, हालांकि कम रेट से दिया स्लैब से, लेकिन मेंबर के इनकम में भी अपन इंक्लूड कर दिया, तो इनकम टैक्स वाले बोले घबराओ मत, हम आपको एक रिबेट दे देंगे। लेकिन रिबेट कितनी देंगे, आप पहले तो उस इनकम को टैक्सेबल कर दो, मेंबर की इनकम मान लो, जो मेंबर इनकम मिल रही है मेंबर को, मेंबर की इनकम में इंक्लूड कर लो, टोटल इनकम निकाल लो, टोटल टैक्स निकाल लो, फिर एक निकालो एवरेज रेट ऑफ टैक्स, टोटल टैक्स डिवाइड बाई टोटल इनकम, मैंने बताया था आपको चैप्टर 1 में, वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालो और एवरेज रेट ऑफ टैक्स को इंटू कर दो मेंबर इनकम फ्रॉम एओपी बीओआई, इतने अमाउंट की रिबेट दे देंगे। ऐसी ही रिबेट अपन को डबल टैक्स रिलीफ चैप्टर में भी मिलती है, जब अपन पढ़ेंगे डबल टैक्स रिलीफ चैप्टर, अगर एक इनकम 2 बार टैक्सेबल हो जाती है तो ऐसे रिबेट मिलती है, तो यहाँ भी सेम ऐसी रिबेट दे रहे हैं, क्योंकि डबल टैक्सेशन हो रहा है तो इन्होंने रिबेट दे दी। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक एओपी है, मान लो 2 मेंबर है, मिस्टर ए मिस्टर बी, दोनों का शेयर आपको बता रहा है 50-50% है। अब एओपी से जो शेयर इनकम हो रही है मिस्टर ए मिस्टर बी को, मिस्टर ए को 4 लाख मिल रहा है, मिस्टर बी को 6 लाख मिल रहा है, मतलब एओपी के प्रॉफिट का जो शेयर मिल रहा है या इंटरेस्ट रेम्युनरेशन जो मिल रहा है वो सारा बता रखा है, मिस्टर ए का 4 लाख है, मिस्टर बी का 6 लाख है। मिस्टर ए और मिस्टर बी की जो अदर इनकम है, मिस्टर ए मिस्टर बी की और इनकम दे रखी है उन मेंबर्स की, रेंट की इनकम होगी या इंटरेस्ट वगैरह की इनकम कितनी दे रखी है, मिस्टर ए की 240 की और मिस्टर बी की 1,50,000 की। अब बताओ इस केस में क्या है, एओपी में 2 मेंबर है, दोनों का शेयर नोन है, देखो शेयर अननोन होता एओपी का
शेयर क्या होता पता नहीं होता, तो एओपी पे लग जाता है एमएमआर, और मेंबर इनकम मेंबर के हैंड से अपन एग्जेम्प्ट कर देते, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे शेयर नोन है। और देखो मिस्टर ए और मिस्टर बी की जो अदर इनकम है, अदर इनकम कितनी कितनी है, 240 और 150, अप टू बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट है, 250 तक है दोनों केस में, देख लो अप टू बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट तक है। मिस्टर ए मिस्टर बी नॉर्मल मानेंगे अपन, एज नहीं दे रखी, नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो 250 तक मानेंगे, क्योंकि देखो 115 BAC फॉलो नहीं कर रहे, 115 BAC फॉलो कर रहे होते तो 3 लाख वाला स्लैब लेते, लेकिन 250 वाला स्लैब ले लेंगे, चलो ठीक है। तो अप टू बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट तक है। अगर अप टू बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट तक नहीं होती, मान लो किसी भी एक मेंबर की अदर इनकम ज़्यादा हो जाती, तो क्या हो जाता, तो भी एओपी पे एमएमआर लग जाता, और मेंबर इनकम जो है, शेयर इनकम जो मेंबर को मिल रही है एओपी से, वो मेंबर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाती। लेकिन यहाँ पे तो अप टू बेसिक एग्जीम्पशन लिमिट है, शेयर पता है, तो एओपी टैक्स देगी, बताओ कैसे, स्लैब रेट से। तो एओपी की जो इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, स्लैब रेट से, ये भी दे रखा है आपको। अब आपको मिस्टर ए और मिस्टर बी का टैक्स निकालना है। अब एओपी ने टैक्स दिया है स्लैब रेट से, तो क्या होगा, मेंबर इनकम जो मिल रही है एओपीबीवाई से मेंबर्स को, मेंबर के हैंड्स में अपन इंक्लूड कर देंगे, मेंबर की इनकम बना देंगे। तो देखो मेंबर की अदर इनकम ले ली अपन मिस्टर बी की 240 और 150 की, और जो एओपी से शेयर इनकम मिल रही है, जिसको अपन मेंबर इनकम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंबर इनकम, वो अपन ने इंक्लूड कर दी। इनकी अपन ने निकाली टोटल इनकम, टोटल इनकम में निकाल दिया टोटल टैक्स स्लैब लगा के, और निकाली फिर अपन ने टोटल टैक्स डिवाइडेड टोटल इनकम करके एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल के अपन ने क्या कर दिया, रिबेट दे दिया। कैसे दिया रिबेट, कौन सी इनकम डबल टैक्स हो रही है, मेंबर इनकम जो एओपी से मिल रही है उस पर डबल टैक्स लग रहा है, क्योंकि उस पे एओपी ने भी ऑलरेडी टैक्स दे दिया स्लैब से, और मेंबर भी दे रहे हैं। तो 240 कौन सी है, ये रही 4 लाख और 6 लाख, 4 लाख और 6 लाख, तो 4 लाख और 6 लाख को एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो निकाला उससे इंटू किया और रिबेट लेस कर दी। रिबेट कैसे निकलती है, मेंबर इनकम फ्रॉम एओपीबीवाई इनटू एवरेज रेट ऑफ टैक्स, मेंबर इनकम फ्रॉम एओपीबीवाई इनटू एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ये रिबेट लेस करी, ये आ जाएगा टैक्स पेएबल। आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, ताकि मेंबर्स को डबल स्लैब का बेनिफिट ना मिले, 2 स्लैब का बेनिफिट ना मिले। देखो अगर अपन मेंबर इनकम इसमें इंक्लूड नहीं करते मिस्टर ए मिस्टर बी की इनकम में, तो मिस्टर ए की इनकम आती 240 और मिस्टर बी की 150, अप टू 250 लाख होती है, अप टू 2,50,000 होती, मतलब दोनों का टैक्स आता निल, बात खत्म हो जाती, दोनों का टैक्स ही निल आ जाता। और एओपीबीवाई के भी लग गया था स्लैब, एओपीबीवाई ने भी स्लैब का बेनिफिट ले लिया, एओपी ने भी स्लैब का बेनिफिट ले लिया, और उसके मेंबर ने भी स्लैब का बेनिफिट ले लिया, मतलब मेंबर्स को भी वो बेनिफिट मिल गया स्लैब का, और एओपी को भी मिल गया, और एओपी को मिला मतलब अल्टीमेटली वो मेंबर को मिल गया। तो एक बंदे को 2 स्लैब का बेनिफिट मिल गया। तो इन्होंने क्या किया, उस मेंबर इनकम को इसमें इंक्लूड करवा दिया। इंक्लूड करवाने से क्या हुआ, टैक्स बन गया। हाँ रिबेट तो दे दी इन्होंने ताकि डबल टैक्स ना हो, लेकिन फिर भी टैक्स बन गया, देखो टैक्स पेबल फिर भी आ रहा है। अगर ये इंक्लूड नहीं करते मेंबर इनकम अपन, तो देखो इनका टैक्स निकालो आप, निल आता दोनों का, डबल स्लैब का बेनिफिट मिल जाता। इस कारण ये प्रोविजन लाया गया, इस तरह से प्रोविजन लाया गया। ये मैंने आपको समझा दिया। ज़्यादा काम का टैक्सेशन नहीं होता है एओपीबीवाई का, बहुत कम चांस होते हैं इसके आने के। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। सेक्शन 15 जेसी में बता रखा है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये क्या कंसेप्ट है, ये सभी एसएससी पे लगता है कंपनी को छोड़ के। कंपनी के लिए अलग से कंसेप्ट लाया गया है मैट का, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का। तो कंपनी पे एएमटी नहीं लगता, मैट लगता है। तो कंपनी के अलावा बाकी जितने भी एसएससी हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब पे क्या लगता है, एएमटी लगता है। अब ये एएमटी का कंसेप्ट बताता है कि जो एसएससी हैं, अदर एसएससी हैं कंपनी को छोड़ के, उनको मिनिमम कितना टैक्स पे करना है, मिनिमम कितना टैक्स पे करना है। तो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टैक्स आ रहा है अभी तक जितना भी अपन ने सीखा ना, 5 हेड की इनकम निकाली, क्लबिंग करा, सेट ऑफ करा, जेटीआई आया, डिडक्शन लेस किए, टोटल इनकम आई, टोटल इनकम पे अपन ने टैक्स लगाया, जनरल रेट, स्पेशल रेट वगैरह से। टैक्स पे अपन ने सरचार्ज भी जोड़ा, अगर लिमिट क्रॉस हो गई इनकम की तो सेस भी जोड़ा, और टोटल टैक्स आ गया। एक तो वो टैक्स निकाल लो, और उस एसएससी की आप निकालो एटीआई, एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का करो आप 18.5%, 18.5% कर दो। और अगर एडजस्टेड टोटल इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर रही है, लिमिट कैसे, सरचार्ज वाली लिमिट होती है ना, जैसे इंडिविजुअल की 50 लाख से ऊपर सरचार्ज लगता है, फर्म के केस में 1 करोड़ से ऊपर लगता है। तो मान लो एडजस्टेड टोटल इनकम उस लिमिट को क्रॉस कर रही है, तो सरचार्ज भी ऐड कर दो, क्रॉस कर रही है तो, और सेस तो ऐड करना ही है। यही आएगा क्या, एएमटी। एएमटी को कंपेयर करो नॉर्मल टैक्स से, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो एसएससी को पे करना होगा, वो एसएससी को पे करना है। मान लो नॉर्मल टैक्स एसएससी का आ रहा है 5 लाख का, और एएमटी वाला टैक्स आ रहा है 6 लाख का। कितना पे करना है, 6 लाख का पेमेंट करना है एसएससी को, 6 लाख का पेमेंट करना है, 6 लाख का पेमेंट करना है। ये एक बीच में अड़ंगा डाल दिया एएमटी का। ये अड़ंगा किस पे लगता है, सभी एसएससी पे लगता है कंपनी को छोड़ के। ये बोलता है मिनिमम एसएससी को कितना टैक्स पे करना है, मतलब जो नॉर्मल अभी तक अपन ने किया था वो निकाल लो, उस अकॉर्डिंग टैक्स निकाल लो। और आप क्या करो, एसएससी की एटीआई निकालो, एडजस्टेड टोटल इनकम, उसका करो 18.5%। कितना करना है, 18.5%। फ्लैट है ये 18.5%, ऐसा नहीं कि कोई स्लैब है। ये इंडिविजुअल का भी 18.5 है सीधा, ऐसा नहीं कि उसका स्लैब लगाएंगे, सीधा 18.5% कर देंगे। प्लस सरचार्ज भी लगाएंगे। सरचार्ज क्या देख के लगाएंगे, अब एटीआई को देख के। एटीआई अगर लिमिट को क्रॉस करेंगे तो सरचार्ज भी लगा देंगे और सेस लगा देंगे। ये आएगा एएमटी। एएमटी को कंपेयर करेंगे अपन नॉर्मल टैक्स,
नॉर्मल टैक्स और एएमटी, नॉर्मल टैक्स और एएमटी जो भी हायर आएगा वो एसएससी को पे करना है, वो एसएससी को पे करना है। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे एसएससी की, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। पहले आपने जो नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टोटल इनकम निकाली ना एसएससी की, नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो आपने टोटल इनकम निकाली है, कैसे निकाली है, 5 हेडिंग इनकम क्लबिंग सेट ऑफ जीटीआई माइनस डिडक्शन टोटल इनकम। तो टोटल इनकम उठा लो, टोटल इनकम जिसको अपन टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। 3 चीज़ें इसमें आप ऐड बैक कर दो अगर आपने ले रखा है तो। 3 डिडक्शन कौन कौन सा, 10 WIC वाला डिडक्शन ले रखा है, ऐड कर दो। 35 AD वाला डिडक्शन कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला था ना, स्पेसिफाइड बिजनेस, होटल वाला, हॉस्पिटल वाला, कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस, जिस पर आप कैपिटल खर्चा करते हो तो 100% डिडक्शन मिलता है लैंड वगैरह को छोड़ के, तो वो ऐड बैक कर दो, वो ले रखा है आपने मान लो। इसके अलावा आपने ATIA से ATRRB वाले डिडक्शन ले रखे, हेडिंग सी वाले, याद करो डिडक्शन अंडर सेक्शन ATIA से ATRRB, हेडिंग सी वाले ATIA से ATRRB के कोई से भी ले रखे हैं, चाहे वो ATJJA क्यों ना हो, ATJJA भी ले रखा है, वो भी क्या होगा, ऐड बैक होगा, वो भी ऐड बैक होगा। हाँ, ATP को छोड़ दो, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ATP लेती है ना, ATP पे नहीं लगता AMT। अगर आप ATP का डिडक्शन लेते हो तो AMT निकालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ATIA से ATRRB के बाकी कोई भी ले रखे हैं आपने, ATIA से लेकर के ATRRB हेडिंग सी वाले वो खतरनाक डिडक्शन होते हैं, 100% मिलते हैं काफी सारे, इंक्लूडिंग ATJJA भी आता है इसके अंदर ही, वो भी हेडिंग सी वाला ही होता है, ATIA से ATRRB के बीच में आता है, वो आपको करना पड़ेगा ऐड, ये आपको ऐड करना पड़ेगा 3 डिडक्शन। अब आपको एक चीज लेस करनी है, अगर 35 AD वाला केस है, मतलब आपने 35 AD का डिडक्शन ले रखा था, मतलब आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कोई कैपिटल खर्चा किया था, बिल्डिंग परचेज करी थी या तो मशीनरी परचेज करी थी, किसके लिए, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, होटल के बिजनेस के लिए, हॉस्पिटल के बिजनेस के लिए, या कोल्ड चेन फैसिलिटी के बिजनेस के लिए, तो उसका डिडक्शन तो आपने एड बैक कर दिया, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दो। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन बनता है, जितना भी बनता है पूरा का पूरा लेस कर दो। मान लो एक बिल्डिंग परचेज करी थी तो बिल्डिंग का डिडक्शन आपने ले लिया था, वो डिडक्शन एड बैक कर दो, लेकिन बिल्डिंग पे 10% का डेप्रिसिएशन लगता है, वो लेस कर देना। मशीनरी परचेज करी थी, मशीनरी एड बैक कर दी, मशीनरी में 15% का डेप्रिसिएशन लगता है, वो लेस कर देना, इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मान लो आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग का हनी प्रोडक्शन वाला केस है, हनी प्रोडक्शन वाला था ना, उसमें स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो डिडक्शन तो आपने एड बैक कर दी कैपिटल खर्चे की, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन लेस कर देना। मान लो न्यू प्लांट मशीनरी है, प्रोडक्शन का बिजनेस है, न्यू प्लांट मशीनरी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेस कर देना। नॉर्मल तो करोगे, एडिशनल भी कर देना। एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली न्यू प्लांट मशीनरी पे मिलता है, और वो भी कब मिलता है, प्रोडक्शन के बिजनेस में, तो अगर वैसा केस है तो वो भी लेस कर देना। 32 के अकॉर्डिंग जितना भी डेप्रिसिएशन है लेस कर देना, जितना भी बनता है, ये आपकी आ जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम। इसी का करना आपको 18.5%, फिर सरचार्ज सेस ऐड करना है, और यही आएगा AMT, ये आएगा AMT। कुल मिला के AMT का कंसेप्ट क्यों लाया गया, जो बंदे इन 3 सेक्शन की डिडक्शन लेते हैं उनके लिए लाया गया है, या तो 10 की लेते हैं, या 35 AD की, या ATIA से ATRRB की। इनकी डिडक्शन बहुत क्या होती है, भारी होती है। 10 में आपको स्टार्टिंग में 100% मिलता है 5 ईयर तक, फिर 50% तक मिलता है। ऐसे ही 35 AD में तो आप कोई भी कैपिटल खर्चा करो, आपने बिल्डिंग खरीदी मान लो 50 करोड़ की, सीधा 50 करोड़ का डिडक्शन मिल जाता है, मतलब भारी डिडक्शन लेते हो आप ये वाले। ATIA से ATRRB वाले भी खतरनाक होते हैं, ATIA IBIC, इनमें तो क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट आया पूरा 100% मिल जाता है। तो इन डिडक्शन के लिए ये प्रोविजन लाया गया है। जो लोग इन सेक्शन की डिडक्शन क्लेम करते हैं आगे जाके, तो वैसे भी ये डिडक्शन क्या होने वाली है, इररेलेवेंट होने वाली है, क्योंकि ATIA से ATRRB में काफ़ी सारी डिडक्शन का तो सनसेट हो चुका, और 10 का भी क्या हो चुका, सनसेट हो चुका पहले ही। अभी पुराने वाले जिनकी चल रही है उनको मिल रही है बस। तो जो लोग इन सेक्शन को डिडक्शन लेते थे उनका कभी टैक्स नहीं बनता था कभी जिंदगी में, क्योंकि इतनी सारी डिडक्शन क्लेम कर लेते थे वो। तो उनसे कैसे टैक्स वसूला जाए, ये कंसेप्ट डाला गया, उनसे टैक्स वसूलने के लिए, उन लोगों से टैक्स वसूलने के लिए। अब आगे बता रखा है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है कोई एसएससी, तो AMT की रेट क्या होगी, 15%। 18.5 की जगह क्या लगेगा, 15%। AMT किस रेट से लगेगा, 15%। ध्यान देना 15% लगाना कोऑपरेटिव सोसाइटी में, दिमाग में फिट कर लेना। अगर एसएससी की यूनिट कहाँ लोकेटेड है, IFSC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में। एसएससी की यूनिट एक एरिया बना रखा है गवर्नमेंट ने, IFSC वाला, उस IFSC के एरिया में लोकेटेड है, तो AMT की रेट क्या हो जाएगी, 9%। कोई भी एसएससी हो, चाहे वो फार्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, रेट क्या हो जाएगी, 9% ओनली। आगे बता रखा है, अगर एसएससी को AMT वाला टैक्स देना है, मान लो AMT आया 6 लाख का, नॉर्मल टैक्स आया 5 लाख, 6 लाख पेमेंट करना है, तो भी एसएससी के ऊपर एडवांस टैक्स की प्रोविजन, इंटरेस्ट वगैरह के जो प्रोविजन है अप्लाई होंगे। एसएससी ने कोई बहादुरी नहीं करी AMT देके, तो अगर ऐसा हो रहा है एसएससी AMT का टैक्स पे कर रहा है तो भी उसको एडवांस टैक्स देना है। इसके अलावा अगर वो एडवांस टैक्स टाइम पे जमा नहीं करवाता तो उसको इंटरेस्ट वगैरह भी देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो बहादुरी नहीं कर रहा वो AMT देके। अब कुछ केस में AMT नहीं लगेगा। पहला तो एसएससी डिडक्शन क्लेम नहीं करता, कौन सा, 10 वाला, 35 AD वाला और ATIA से ATRRB वाला, इन सेक्शन की, इन भारी सेक्शन की डिडक्शन क्लेम नहीं करता। तो एसएससी की देखो टोटल इनकम और एडजस्टेड टोटल इनकम सेम आएगी। ऐसे केस में AMT लगेगा ही नहीं। जब एसएससी ये क्लेम ही नहीं करता, इन सेक्शन की डिडक्शन क्लेम ही नहीं करता, तो ऐसे एसएससी पे AMT का कंसेप्ट लगता ही नहीं है, AMT का कंसेप्ट लगता ही नहीं है। ये लाया तो गया है इन सेक्शन की डिडक्शन को थोड़ा सा कैसे टैक्सेबल करें,
उसके लिए लाया गया है, तो फिर AMT का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन मान लो कोई एसएससी ATP क्लेम कर रहा है, तो ATP क्लेम करता है तो भी AMT नहीं लगेगा। ATP देखो यहाँ पे लिख रखा था मैंने, एक्सेप्ट ATP, तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, खाली ATP कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ATP का रिडक्शन क्लेम कर रही है तो उसको कोई घबराने की बात नहीं है, AMT लगेगा ही नहीं। लेकिन मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी ATAA क्लेम कर रही है, तो हाँ तो लग जाएगा। तो देखो इसके बीच में आ जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लो 35 AD क्लेम कर रही है, मान लो क्लेम कर रही है, लग जाएगा। 10AA क्लेम कर रही है, लग जाएगा। हाँ ATP क्लेम कर रही है, ATP में कोई दिक्कत नहीं है, ATP में भी भारी रिडक्शन है, लेकिन ATP को यहाँ छूट दे रखी है। ATP क्लेम करती है तो भी AMT नहीं लगेगा। आगे बता रखा है, कुछ एसएससी बता रखा है इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मतलब जो स्लैब वाले एसएससी ना, जो गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों का अगर ATI 20 लाख तक आ रही है, 20 लाख तक ATI आ रही है, तो अभी इनके AMT नहीं लगेगा। अगर इनकी ATI जो आई है ना, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक आ रही है, तो अभी AMT का कंसेप्ट नहीं लगेगा। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट बता रखा है, अगर कोई एसएससी क्या फॉलो कर रहा है, 115 BAC कंसेशनल स्लैब, याद करो 115 BAC वाला जो कंसेशन स्लैब है, इसके अलावा 115 BAD BAE कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला कंसेशनल टैक्स रेट है ना, वो फॉलो कर रहे हैं, तो भी AMT नहीं लगेगा। आप बोलोगे क्यों नहीं लगेगा? देखो इन सेक्शन को फॉलो करता है कोई एसएससी, 115 BAC BAD BAE, वो कंसेशनल टैक्स रेट देखी थी ना अपन ने सबसे पहले चैप्टर में, कंसेशनल टैक्स रेट वो जरूर सुन लेना, बहुत ज़्यादा काम किए वो। तो उस केस में क्या होता है, काफ़ी सारे डिडक्शन त्यागने पड़ते हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट त्यागने पड़ते हैं। अगर आप ये फॉलो करते हो BAC BAD BAE, माना तो आपको 10AA मिलता, ना ही 35 AD मिलता, ना ही ATIAC ATRB मिलते, कुछ नहीं मिलते। हाँ ATAA मिल जाता है, लेकिन वो छोटा मोटा होता है, वो तो गलती से डाल रखा है इन्होंने, चलो डाल रखा है, लेकिन फिर भी AMT नहीं लगेगा। तो क्योंकि वहाँ पे ये मिलते ही नहीं है, वहाँ पे ये कुछ मिलते ही नहीं है, इस कारण AMT लगेगा ही। तो एसएससी अगर 115 BAC BAD BAE फॉलो करता है तो AMT लगता ही नहीं, AMT लगता ही नहीं। अब मैंने बताया आपको अगला पॉइंट AMT क्रेडिट। ये AMT क्रेडिट क्या होगा? अब गवर्नमेंट ने AMT का कंसेप्ट डाला, क्या बोला? नॉर्मल टैक्स निकालो और AMT निकालो, जो भी हायर आपको पे करना है, जो भी हायर आएगा आपको पे करना है। आप गवर्नमेंट को गालियाँ दोगे, आप बोलोगे जब हमसे AMT लेना ही था मिनिमम टैक्स, तो ये फालतू नॉर्मल टैक्स निकालवा ही क्यों रहे हो? हम तो ज़्यादा टैक्स दे देंगे, फिर AMT का निकाल देंगे और ज़्यादा टैक्स दे देंगे, ये फालतू डिडक्शन हमको दे ही क्यों रहे हो? तो गवर्नमेंट ने बोला घबराओ मत, अगर आपका AMT वाला टैक्स ज़्यादा आ रहा है और नॉर्मल टैक्स कम आ रहा है, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपका टैक्स 5 लाख आ रहा है, लेकिन AMT वाला टैक्स 6 लाख आ रहा है, 6 लाख आ रहा है, तो आपको 6 लाख पे करना है। तो आपने नॉर्मल टैक्स से एक्स्ट्रा टैक्स कितना पे किया बताओ? 1 लाख पे किया, AMT पे कर दिया आपने 6 लाख, 1 लाख, इस 1 लाख का आपको मिल जाएगा AMT क्रेडिट। क्या मिल जाएगा? AMT क्रेडिट। अगर AMT वाला टैक्स नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा जाता है, देखो नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आ जाता है तो बात ही खत्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल टैक्स पे कर देंगे। लेकिन AMT वाला ज़्यादा आ रहा है, आपको AMT पे करना है। अब AMT पे करना है तो घबराने की बात नहीं है, आपको एक्सेस का, जो आपने एक्सेस पे किया उसका आपको मिल जाएगा AMT क्रेडिट। अब AMT क्रेडिट को आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 15 ईयर तक, 15 ईयर तक आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा कि PGBB की इनकम से कर दिया सेट ऑफ, ऐसा नहीं होगा। ये टैक्स से सेट ऑफ होगा, टैक्स से सेट ऑफ होगा। टैक्स से भी कैसे सेट ऑफ होगा? उस ईयर में सेट ऑफ होगा जिस ईयर में आपका नॉर्मल टैक्स AMT से ज़्यादा आएगा, जिस ईयर में आपका नॉर्मल टैक्स AMT से ज़्यादा आएगा उसी ईयर में सेट ऑफ होगा। और सेट ऑफ भी कितना होगा? जितना नॉर्मल टैक्स और AMT में डिफरेंस रहेगा, जितना नॉर्मल टैक्स और AMT का डिफरेंस रहेगा उतना ही सेट ऑफ होगा, पूरा एक साथ सेट ऑफ नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको क्या पॉइंट है। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर 23-24 में नॉर्मल टैक्स आया आपका 80,000 का, AMT आया 1 लाख का। पे क्या करना है आपको? नॉर्मल टैक्स और AMT हाई 1 लाख, हायर पे करना है 1 लाख पे करना है आपको। अब आपने AMT पे करा जबकि नॉर्मल टैक्स कम था, घबराने की बात नहीं है। 20,000 जो है आपने एक्स्ट्रा पे किया, नॉर्मल टैक्स तो 80,000 बनता था प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 का आपको AMT क्रेडिट मिल जाएगा। 20,000 का आपको AMT क्रेडिट मिल गया, 1 लाख का आपने टैक्स पे कर दिया, चलो ठीक है। दूसरा केस, अगले साल नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया? 24-25 में 70,000 का नॉर्मल टैक्स बना, 1,10,000 का AMT बना। क्या पे करना है आपको? हायर, 1,10,000 का आपने AMT पे कर दिया, घबराने की बात नहीं है। सेकंड ईयर भी आपको क्या मिल जाएगा? AMT क्रेडिट। 1,10,000 माइनस 70,000, 40,000 का जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया उसका मिल जाएगा आपको AMT क्रेडिट। तो AMT क्रेडिट का पहले से 20,000 का बैलेंस था, 40,000 और मिल गया, तो 60,000 का आपका AMT क्रेडिट का बैलेंस हो गया। ठीक है, आपने AMT पे कर दिया। फिर 25-26 में मान लो, करंट ईयर मान लो, ऐसा मान लो, इसमें क्या हुआ? नॉर्मल टैक्स 1,50,000 बना, AMT बना 1,20,000, AMT कम बन रहा है। पे क्या करना है आपको? हायर, हायर मतलब 1,50,000 आपका पे करना है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है 1,50,000 की। अब 1,50,000 की जो टैक्स लायबिलिटी है, अब बताओ आप AMT क्रेडिट सेट ऑफ कर लोगे क्या? हाँ, इस ईयर में सेट ऑफ कर लोगे, पहले सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। कब सेट ऑफ कर सकते हो? जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आएगा AMT से। तो इस ईयर में देखो नॉर्मल टैक्स आपका 150 है, AMT 120 है, तो आप सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन सेट ऑफ पूरा नहीं कर पाओगे कि पूरा 60,000 सेट ऑफ कर दोगे। कितना कर पाओगे? जितना नॉर्मल टैक्स और AMT में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है दोनों में? 30,000 का डिफरेंस है दोनों के बीच। तो देखो 30,000 आप सेट ऑफ कर दोगे, तो जो टैक्स पेबल है इसमें 30,000 सेट ऑफ कर दोगे। नेट कितना पे करना है आपको? 120 आपको नेट पे करना है।
तो देखो तीनों केस में देखो आपको मिनिमम AMT तो पे करना है। मिनिमम AMT तो क्या है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है। सेट ऑफ करने के बाद भी देखो कितना पे करना पड़ रहा है आपको, 120, जितना AMT बन रहा है। तो AMT क्रेडिट सेट ऑफ तो हो जाएगा, लेकिन सेट ऑफ कब होगा, जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज्यादा आएगा उस ईयर में सेट ऑफ होगा, और नॉर्मल टैक्स और AMT का जो डिफरेंस है उतना ही सेट ऑफ होगा। मतलब उस ईयर में भी आपको मिनिमम AMT तो पे करना ही पड़ेगा। इस तरह से ही सेट ऑफ होता है। ये प्रोविजन था AMT का। अब AMT का देखो क्वेश्चन आता है, कभी कभार तो साफ लिख देता है कि कैलकुलेट AMT, कि आप AMT निकालो। कभी कभार साफ नहीं लिखता। वो क्या करता है, क्वेश्चन में आपको 10AA की डिडक्शन देता है, या 35AD की देता है, या 80IA से 80RRB की कोई डिडक्शन देता है। फर्म का क्वेश्चन आता है जनरली, फर्म का या LLP का, इनका क्वेश्चन देता है वो, फर्म LLP का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी देता है। इन सेक्शन की डिडक्शन देता है और बोलता है टैक्स पेएबल, कैलकुलेट टैक्स पेएबल या टैक्स लायबिलिटी, ये बोलता है कि टैक्स पेएबल निकालो। AMT लिखता ही नहीं है, कैलकुलेट टैक्स पेएबल। तो समझ जाना आपको AMT भी निकालना है, नॉर्मल टैक्स भी निकालना है, AMT भी निकालना है, फिर कंपेयर करना है। और हायर आएगा आपका टैक्स पेएबल, जो भी हायर आएगा वो टैक्स पेएबल। तो क्वेश्चन में अगर 10AA की डिडक्शन आ जाए, या 35AD की आ जाए, या 80IA से 80RB की डिडक्शन आ जाए, इंडिविजुअल फर्म वगैरह का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल का या तो या फर्म का, जनरली फर्म का आता है, फर्म LLP का, तो फर्म LLP का क्वेश्चन है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन है, और इन सेक्शन की डिडक्शन आ रखी है, इन सेक्शन की डिडक्शन आ रखी है, तो समझ जाना आपको कि आपको AMT भी निकालना है। वो टोटल इनकम नहीं निकलवा रहा, ऐसा नहीं रहा कि कैलकुलेट टोटल इनकम, वो बोल रहा है टैक्स पेएबल, कैलकुलेट टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल या टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो आपको समझ जाना है, आपको क्लिक करना है कि हाँ क्या निकालना है, AMT। वैसे मैंने टोटल क्वेश्चन AMT के क्लास में आपको लिखवा के सारे करवाए थे, एक भी होमवर्क नहीं दिया था, टोटल करवाए थे। अब आपकी प्रैक्टिस हो भी गई होगी, हाँ इस तरह से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये सेक्शन देगा वो। हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में कभी कभी वो ATP दे देता है खाली, तो AMT नहीं निकलता। ATP में AMT का कंसेप्ट नहीं लगता। हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लो 80JJAA क्लेम कर रही है, या 10AA 8035AD ये क्लेम कर रही है, तो निकलेगा AMT। हाँ ATP क्लेम कर रही है तो ATP में नहीं लगता, एक्सेप्ट ATP, ध्यान देना ये भी एक्सेप्ट ATP है, ATP पे नहीं लगता। अब आ जाओ अगला कंसेप्ट, और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में आता रहता है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेक्शन 115 में बता रखा है मैट के बारे में। मैट का कंसेप्ट लगता है कंपनीज पे, बाकी ऐसे भी लगता है AMT का कंसेप्ट, कंपनीज के लिए बना दिया मैट का कंसेप्ट। अब कंपनी को कितना टैक्स पे करना है, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टैक्स आया वो निकाल लो, और बाकी एसएससी के लिए निकालते थे अपन ATI, एडजस्टेड टोटल इनकम। कंपनी के लिए निकलेगा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट निकालो और बुक प्रॉफिट का करो 15%। 15% करना है यहाँ पे, कितना करना है 15%। अगर बुक प्रॉफिट एक लिमिट को क्रॉस कर रहा है, कंपनी के केस में 1 करोड़ से ज़्यादा बुक प्रॉफिट, तो सरचार्ज भी लगा दो। 1 करोड़ की लिमिट होती है ना टोटल इनकम की, ऐसे ही बुक प्रॉफिट देखेंगे, बुक प्रॉफिट एक लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो सरचार्ज भी लगा दो और सेस भी लगा दो। सेस तो हमेशा लगाना है ही। यही आएगा आपका मैट। इस मैट को कंपेयर करो नॉर्मल टैक्स से। मैट और नॉर्मल टैक्स जो भी हायर आएगा वो कंपनी को क्या करना है, वो कंपनी को पे करना है, वही कंपनी को पे करना है। बस कंपनी के केस में क्या निकलेगा, बुक प्रॉफिट निकलेगा और 15% करेंगे। अदर एसएससी के लिए ATI निकालते थे, उसका करते थे 18.5%। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है ये ध्यान से देख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है। और बुक प्रॉफिट कैसे निकालना वो बता रखा है सेक्शन 15JB की एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 15JB की एक्सप्लेनेशन में बता रखा है बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है। एक चीज़ और बता दूं मैं, मैट का कंसेप्ट सभी कंपनी में लगता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे लिस्टेड हो, चाहे अनलिस्टेड हो, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, हर कंपनी में मैट का कंसेप्ट लगता है, सभी कंपनी में लगता है। और जो मैट का क्वेश्चन आता है तो साफ लिख देता है क्वेश्चन में, कैलकुलेट मैट वगैरह साफ लिख देता है, या एग्जामिन सेक्शन 15JB, या तो ये सेक्शन का नाम लिख देता है, ये सेक्शन नंबर लिख देता है सेक्शन 15JB, या मैट लिख देता है, साफ लिख देता है। तो सेक्शन भी याद रखना इसका 115JB, ये सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा 115JB। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अगर बुक प्रॉफिट आपने ठीक से निकाल लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है मैट निकालने में। अब बुक प्रॉफिट निकालते वक्त आपको अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ये गलत आएगा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट में ये बोलता है कि जो बातें सेक्शन 115JB की एक्सप्लेनेशन में बता रखी है बस वो आपको फॉलो करनी है। अब 115JB की एक्सप्लेनेशन में क्या बता रखा है, आपको कंपनी का जो P&L अकाउंट बना हुआ है, बुक्स के अकॉर्डिंग कंपनी का जो P&L अकाउंट बना हुआ है उसके साथ खेलना है, उसके साथ मजे करने हैं, टाइम पास करना है, उसके साथ खेलना है। यहाँ इनकम टैक्स का कोई रोल नहीं है। 115JB की एक्सप्लेनेशन बोलती है यहाँ आपको बस कंपनी के बुक्स के साथ खेलना है, कंपनी का जो बुक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आ रहा है उसके साथ खेलना है, बुक्स के अंदर ही एडजस्टमेंट करना है आपको। मतलब बुक प्रॉफिट निकालते वक्त एक बार आप वो 5 हेड की इनकम निकालते हैं ना अपन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, उनको भूल जाओ बिल्कुल।
वहाँ जो भी एडलेस करते हैं सब भूल जाओ, वहाँ का दिमाग चलाना है मत बिल्कुल भी। बिजनेस का तो बिल्कुल दिमाग मत चला लेना, पीजीबीपी हेड का तो बिल्कुल दिमाग मत चला लेना। सबसे पहले क्या करना है आपको, बुक्स के साथ खेलना है तो बुक्स का प्रॉफिट और लॉस उठा लो। पीएनएल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट और लॉस दे रखा है कंपनी का वो उठा लो। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव दिखा दो, लॉस है तो नेगेटिव दिखा दो, जो भी दे रखा है उठा लो। अब आपको टोटल 14 आइटम क्या करने हैं, टोटल 14 आइटम। इनके अलावा 1% भी दिमाग नहीं लगाना, जो 14 आइटम यहाँ लिखे हुए हैं वही ऐड करने हैं। क्यों ऐड करने, कोई लॉजिक नहीं है, सीधा का सीधा ऐड करना है। 1% भी दिमाग नहीं लगाना। और 11 आइटम लेस करने, ये आता है बुक प्रॉफिट। 14 ऐड करने, 11 लेस करने। एग्जाम में सारे आइटम आएंगे कि सारे आइटम नहीं आएंगे, 3-4 ऐड के आएंगे, 3-4 लेस के आइटम आएंगे। ऐसा मत सोचो ना सारे आइटम नहीं आएंगे, एग्जाम में 3-4 आइटम देंगे। तो 14 आइटम बता रखे हैं, ये 14 आइटम क्वेश्चन में लिखे हुए आए तो इनको ऐड बैक कर देना चुपचाप। तो कुछ आइटम बता रखे हैं, सबसे पहले आपको ऐड करने, कब ऐड करने, अगर आपने पीएनएल में डेबिट कर रखे हैं तो पीएनएल में डेबिट कर रखे हैं तो आपको ऐड करना है। कौन कौन सा ऐड करना है, पहला आइटम इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स प्रोविजन। आपने पीएनएल में इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स का प्रोविजन डेबिट कर रखा है, चुपचाप ऐड कर देना। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स प्रोविजन, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का कोई इंटरेस्ट डेबिट कर रखा है वो भी ऐड बैक कर देना। इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस भी क्या होता है, एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स होता है, वो भी ऐड कर देना। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स भी लिख देता है वो गलती से, तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स भी ऐड कर देना। तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, टीडीएस या एडवांस टैक्स, कभी कभी वो एडवांस टैक्स भी लिख देता है, ऐसे लिखते नहीं है लेकिन मान लो लिखा हुआ है ऐसा, तो वो भी ऐड कर देना। इसके अलावा डीडीटी, सरचार्ज और सेस। डीडीटी वैसे तो है नहीं आज के ज़माने में, फिर भी मान लो डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डेबिट कर रखा है तो वो भी ऐड कर देना। सरचार्ज, सेस डेबिट कर रखे हैं, ऐड कर देना। क्या ऐड करना है, इनकम टैक्स पेड, प्रोविजन, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, टीडीएस, एडवांस टैक्स, डीडीटी, सरचार्ज और सेस, ये आपको ऐड करना है। आप बोलोगे इनकम टैक्स की पेनल्टी ऐड करनी है क्या, मत कर देना, लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा ना, भूल जाओ। आप बोलोगे पेनल्टी तो इनकम टैक्स में डिसअलाउ होती है, पीजीबी में पढ़ा था अपन ने, पेनल्टी तो डिसअलाउ होती है इनकम टैक्स की। पीजीबी को भूल जाओ, अभी अपन पीजीबी की इनकम नहीं निकाल रहे, अभी बुक प्रॉफिट निकाल रहे। अपन पीजीबी हेड की इनकम नहीं निकाल रहे, अपन टोटल इनकम नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, बुक प्रॉफिट, बुक्स का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बुक्स के साथ खेल रहे हैं। तो जो यहाँ लिखा हुआ है वो फॉलो करना है। अब आप बोलोगे पेनल्टी क्यों नहीं लिखी हुई, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है यहाँ, पेनल्टी क्यों लिखी हुई, कोई लॉजिक नहीं है। तो पेनल्टी नहीं ऐड करनी। फीस इनकम टैक्स की ऐड करनी है, लिखा हुआ है कि फीस, नहीं करनी है, नहीं करनी है। मान लो जीएसटी का प्रोविजन ऐड करना है, नहीं, किसका लिखा हुआ है, इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स का ही करना है। तो पीजीबीपी को भूल जाना बिल्कुल भी। सेक्शन 37 में जो अलाउड डिसअलाउ होते हैं वो नहीं कर रहे अपन, यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ये अलाउड डिसअलाउ नहीं कर रहे, कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, डेबिट कर रखी है तो ऐड कर दो चुपचाप। दूसरा डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी डेबिट कर रखी है, ऐड कर देना। तीसरा डिविडेंड पेड या डिविडेंड प्रपोज, या तो वो इक्विटी डिविडेंड हो चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड हो, डिविडेंड पेड या प्रपोज डिविडेंड डेबिट कर रखा है, चुपचाप ऐड कर देना। कोई भी डिविडेंड डेबिट कर रखा है चुपचाप ऐड कर देना। अगला पॉइंट, आपने पीएनएल में कोई अमाउंट डेबिट करके किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर दी। पीएनएल में 5 लाख रुपए डेबिट किए, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, या पीएनएल में 10 लाख डेबिट किए, करेंसी फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया आपने, ऐसा कुछ कर रखा है, चुपचाप उस अमाउंट को जो डेबिट कर रखी है किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर रखी है, ऐड कर देना। इसके अलावा किसी सब्सिडरी कंपनी का आपने लॉस किया तो, या प्रोविजन फॉर लॉस डेबिट कर रखा है, सब्सिडी का लॉस या प्रोविजन फॉर लॉस डेबिट कर रखा है, ऐड कर देना। इसके अलावा कोई अनसर्टेन लायबिलिटी, कोई अनसर्टेन लायबिलिटी है, या तो अनसर्टेन लायबिलिटी मतलब जिस लायबिलिटी का कोई अता पता नहीं है, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी हो गया, प्रोविजन फॉर लीव सैलरी हो गया, प्रोविजन फॉर वारंटी हो गया, ऐसा कोई प्रोविजन है, अनसर्टेन लायबिलिटी का प्रोविजन डेबिट कर रखा है, ऐड कर देना। कोई कंटिजेंट लायबिलिटी डेबिट कर रखी है, कंटिजेंट लायबिलिटी डेबिट कर रखी है, ऐड कर देना। आगे कोई प्रोविजन डेबिट कर रखा है असेट की वैल्यू को कम करने के लिए, डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ असेट, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर स्टॉक, ऐसा कोई प्रोविजन डेबिट कर रखा है, चुपचाप ऐड कर देना। इसके बाद अगला पॉइंट है बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट का कोई नोशनल लॉस, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट का कोई नोशनल लॉस डेबिट कर रखा है, नोशनल लॉस डेबिट कर रखा है, ऐड कर देना। इसके बाद 4 पॉइंट ऐसे बता रखे हैं, ये 4 पॉइंट जो अगले देखेंगे अपन 9 to 12, ये ऐसे पॉइंट है जो कुछ इनकम के कोई खर्चे, किसी इनकम के खर्चे, किसी इनकम के खर्चे हैं। कौन सी इनकम के हैं, पॉइंट नंबर 9 में बता रखा है, कंपनी को इनकम हो रही है सेक्शन 10, 11, 12 की। सेक्शन 10, 11, 12 की कौन सी इनकम, देखो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट इनकम कवर्ड है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया हो गई है ना सेक्शन 10(1) में। तो कंपनी को मान लो खेती की इनकम हो रही है, उस खेती की इनकम का खर्चा कंपनी ने डेबिट कर रखा है। खेती की इनकम का खर्चा, खर्चे की बात हो रही है, खर्चे की, किसी इनकम के खर्चे की बात हो रही है, तो उस खेती की इनकम का खर्चा डेबिट कर रखा है, चुपचाप क्या करना है आपको, ऐड करना है। अब आप बोलोगे 11, 12 कौन से होते हैं, ये 11, 12 ट्रस्ट के सेक्शन है, तो वो तो फालतू भी होते हैं 11, 12 तो, लेकिन 10 की मेन बात है यहाँ पे। तो 10 की इनकम का कोई खर्चा डेबिट कर रखा है, चुपचाप ऐड करते हैं, जैसे खेती की इनकम का खर्चा डेबिट कर रखा है, ऐड कर देना। अब आप बोलोगे 10 का खर्चा डेबिट कर रखा है, ऐड करेंगे क्या, मत कर देना। 10 नहीं होता, 10 बिल्कुल अलग है, 10 अलग है। 10 है एग्जम्पशन का सेक्शन, 10 क्या है, डिडक्शन का सेक्शन। 10 क्या है, डिडक्शन का सेक्शन। 10 का नाम उन्होंने गलत डाल रखा है, 10 वो सेक्शन 80 की लाइन में होना चाहिए, डिडक्शन का सेक्शन है वो। मैंने आपको बताया था, डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया भी था 10 डिडक्शन वाले चैप्टर में कवर करवाया था वो मैंने आपको। तो 10 का मत कर देना,
एग्रीकल्चर इनकम वगैरह का कोई खर्चा डेबिट कर रखा है वो ऐड कर देना। 10 में जो नॉर्मल इनकम होती है एग्जाम्प्ट, मेन कौन सी होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है, बाकी तो कुछ होती भी नहीं है। पढ़ी भी थी अपन ने सेक्शन 10 में कुछ एग्जाम्प्ट इनकम पढ़ी थी, बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ी थी, बाकी मैंने चैप्टर वाइज कुछ कुछ करवाई थी आपको, बाकी कुछ खास होती नहीं। इसके अलावा कंपनी मान लो किसी एओपी में मेंबर है तो एओपी से शेयर इनकम मिल रही है कंपनी को, उसका कोई खर्चा डेबिट कर रखा है, उसका खर्चा चुपचाप ऐड कर देना। उसका खर्चा डेबिट कर रखा है, इनकम नहीं, उसका खर्चा डेबिट कर रखा है, ऐड कर देना। इसके बाद बता रहा है कंपनी को रॉयल्टी की इनकम हो रही है, कौन सी, पेटेंट से रॉयल्टी की इनकम हो रही है 115 बीबीएफ वाली, 115 बीबीएफ याद करो। कोई पेटेंट आपने इंडिया में डेवलप किया, इंडिया में रजिस्टर्ड किया, 75% खर्चे इंडिया में किए तो उस पर 10% की रेट से टैक्स लगता है। तो ऐसी कोई रॉयल्टी की इनकम कंपनी ने डेबिट कर रखी है, उसका कोई खर्चा, उसका खर्चा, उस इनकम का खर्चा डेबिट कर रखा है। खर्चा क्या करना है आपको, उस इनकम का खर्चा डेबिट कर रखा है तो वो ऐड कर देना। 9, 10, 11। पॉइंट नंबर 12 जो है खाली फॉरेन कंपनी के लिए, ये फॉरेन कंपनी का एडजस्टमेंट होता है। फॉरेन कंपनी को इनकम हो रही है कौन सी, कैपिटल गेन हो रहा है सिक्योरिटीज पे, शेयर्स पे, बॉन्ड्स डिवेंचर पे कैपिटल गेन हो रहा है, तो या इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, डिविडेंड की, रॉयल्टी की, एफटीएस की। कैपिटल गेन हो रहा है या तो या इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, डिविडेंड की इनकम हो रही है, रॉयल्टी की इनकम हो रही है, या एफटीएस मतलब फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। और इन इनकम पे जो टैक्स रेट है ना 15% से कम है, मैट की रेट से कम है, 15% से कम है, तो इन इनकम का कोई खर्चा, इन इनकम का खर्चा डेबिट कर रखा है तो ऐड कर देना। कोई खर्चा डेबिट कर रखा है तो ऐड कर देना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, फॉरेन कंपनी को मान लो 112A वाला LTCG हो रहा है। अब 112A वाले LTCG पे बताओ टैक्स रेट क्या है, 10% है, और मैट की रेट होती है 15%। तो 112A वाला जो LTCG हो रहा है, मान लो इसका कोई खर्चा है, इस LTCG का खर्चा था, इस LTCG में कोई ट्रांसफर के खर्चे थे जो कंपनी ने पीएनएल में डेबिट कर रखे हैं 10,000, चुपचाप ऐड कर देना। ये फॉरेन कंपनी का है, खाली फॉरेन कंपनी के लिए पॉइंट है, फॉरेन कंपनी, ध्यान देना ये पॉइंट डोमेस्टिक कंपनी के लिए नहीं है। इस पॉइंट को चाहो तो आप अभी इग्नोर कर देना, जब एनआर टैक्सेशन आएगा तब मैं वहाँ बताऊंगा इस पॉइंट को, वहाँ वापस आएगा पॉइंट। ये फॉरेन कंपनी का पॉइंट है। इसके बाद एक एडजस्टमेंट हो, एक चीज़ और ऐड करनी है आपको, जितना भी डेप्रिसिएशन आपने पीएनएल में डेबिट कर रखा है, बुक्स के अकॉर्डिंग जितना भी डेप्रिसिएशन डेबिट कर रखा है पूरा का पूरा ऐड कर देना, पूरा का पूरा टोटल ऐड कर देना। ये 13 आइटम आपको ऐड करने, कब ऐड करने हैं, अगर डेबिट कर रखे हैं तो। एक एडिशन और करना है, एक एडिशन क्या करना है, वो डेबिट नहीं कर रखा, वो अलग एडिशन है। आपने कोई एसेट को सेल किया, रिटायर या डिस्पोज किया, मतलब सेल किया। अब अगर आप किसी एसेट को सेल करते हो, उस एसेट का अगर बैलेंस रिवोल्यूशन रिजर्व में पड़ा हुआ होता है तो उसको आपको पीएनएल में ट्रांसफर करके क्रेडिट करना होता है। लेकिन मान लो आपने ऐसा नहीं कर रखा, कोई एसेट को आपने सेल किया और उसका बैलेंस रिवोल्यूशन रिजर्व में पड़ा हुआ था, लेकिन आपने उसको पीएनएल में क्रेडिट नहीं कर रखा, पीएनएल में क्रेडिट नहीं कर रखा, तो आप उसको ऐड कर देना। क्रेडिट करना होता है आपको, क्रेडिट नहीं कर रखा मतलब आपने प्रॉफिट को बढ़ा नहीं रखा, तो इसको क्या कर देना, ऐड कर देना। उस बैलेंस को आपको पीएनएल में क्रेडिट करना होता है, लेकिन आपने क्रेडिट नहीं किया उस रिवोल्यूशन रिजर्व के बैलेंस को एसेट की सेल के टाइम पे, तो जो बैलेंस पीएनएल में क्रेडिट नहीं कर रखा आपने रिवोल्यूशन रिजर्व का, वो आप चुपचाप ऐड कर देना। ये 14 आइटम आपको ऐड करने हैं। 13 तो ऐसे आइटम है जो डेबिट कर रखे हैं तो ऐड करने हैं, और 14 आइटम है रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस आपने पीएनएल में क्रेडिट नहीं किया एसेट के सेल के टाइम पे, अगर ऐसा लाइन दे रखा है तो वो आप ऐड कर देना, वो आप ऐड कर देना। ये 14 पॉइंट ज़्यादा आता भी नहीं है, कभी आया भी नहीं आज तक। ये हो गए ऐड वाले काम। अब आपको कुछ आइटम लेस करने, टोटल 11 आइटम आपको लेस करने हैं। 11 आइटम क्या क्या लेस करने हैं, कुछ आइटम बता रखे हैं जो आपको कब लेस करने हैं, अगर पीएनएल में क्रेडिट कर रखे हैं, पीएनएल में क्रेडिट कर रखे हैं आपने तो उनको हटाना है, उनको लेस करना है। क्या क्या, डेफर्ड टैक्स असेट क्रेडिट कर रखा है, लाइबिलिटी देखो डेबिट कर रखी होती है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अपन ऐड कर दिया था, लेकिन डेफर्ड टैक्स असेट क्रेडिट कर रखा है, लेस कर देना। असेट क्रेडिट कर रखा है, लेस कर देना, डेफर्ड टैक्स असेट। आगे बता रखा है आपने कोई अमाउंट रिजर्व से विड्रॉ करके पीएनएल में क्रेडिट कर दी, 5 लाख रुपीस आपने जनरल रिजर्व से विड्रॉ किए और पीएनएल में क्रेडिट कर रखे, हटा देना। अपन ने क्या देखा था ऊपर, देखो एक पॉइंट देखा था अपन, ये रहा, आपने अमाउंट पीएनएल में डेबिट करके रिजर्व में ट्रांसफर कर दी, 5 लाख रुपये पीएनएल में डेबिट किए और जनरल रिजर्व में क्रेडिट कर दिए, तो अपन एड बैक कर देते थे। लेकिन आपने उल्टा कर रखा है, उल्टा क्या, रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ करके पीएनएल में क्रेडिट कर रखी है, तो उसको आपको हटाना है, लेस करना है, हटाना है, लेस करना है। लेकिन इसमें कंडीशन है, कब हटाना है, लेस कब करना है, अगर वो रिजर्व अर्लियर ईयर में आपने पीएनएल में डेबिट करके बनाया था, पीएनएल के थ्रू बनाया था, तो ही हटाना है। मतलब लास्ट ईयर में आपने क्या किया था, लास्ट ईयर या 2-3 साल पहले आपने क्या किया था, जनरल रिजर्व बनाया था। कैसे बनाया था, 5 लाख रुपीस पीएनएल में डेबिट किए थे और जनरल रिजर्व बना दिया था। अब करंट ईयर में क्या कर रहे हो, उस 5 लाख का जो जनरल रिजर्व बना हुआ उस 5 लाख के बैलेंस को उठा के पीएनएल में क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, तो आप हटा देना, लेस कर देना। तो अगर वो रिजर्व अर्लियर ईयर में पीएनएल के थ्रू बना हुआ था तो हटा देना। लेकिन मान लो वो रिजर्व ऐसी कोई फर्जी रिजर्व था जो आपने पीएनएल के थ्रू नहीं बनाया था, ऐसे ही बना लिया था आपने, कोई इनकम ऐसी आपने किसी रिजर्व में ट्रांसफर कर दी थी, कोई इनकम ताकि आपके टैक्स ना लगे तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दी थी, अब उस रिजर्व को आप पीएनएल में क्रेडिट कर रहे हो ताकि आप पकड़े ना जाओ, ईमानदारी दिखा रहे हो, तो लेस नहीं करना, तो मत लेस कर देना। कब लेस करना है, वो रिजर्व आपने पहले पीएनएल के थ्रू बना रखा था और अब आप उस अमाउंट को वापस पीएनएल में डाल रहे हो, तो हटा देना।
पीएनएल के थ्रू बना रखा था तो ही हटाना। आगे बता रखा है कोई सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है कंपनी की, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हटा देना। क्रेडिट कर रखा है तो प्रॉफिट को क्रेडिट कर रखा है तो हटा देना। आगे बता रखा है बिजनेस ट्रस्ट यूनिट का नोशनल गेन क्रेडिट कर रखा है। देखो नोशनल लॉस बिजनेस ट्रस्ट यूनिट का डेबिट कर रखा था तो अपन ऐड कर दिया। बिजनेस ट्रस्ट यूनिट का नोशनल गेन कंपनी ने क्रेडिट कर रखा है। बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है इस चैप्टर में आपको लास्ट में पता पड़ जाएगा। तो बिजनेस ट्रस्ट यूनिट का नोशनल गेन क्रेडिट कर रखा है, लेस कर देना। कंपनी को देखो पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8 आ गए जो अपन ने ऊपर भी देखे थे। ऊपर इन इनकम का खर्चा देखा था, यहाँ ये इनकम देख रहे हैं। कंपनी को इनकम हो रही है कौन सी, 10, 11, 12 वाली, खेती की इनकम हो रही है या ट्रस्ट से कंपनी को इनकम मिल रही है, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह से। 11, 12 में कौन है, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट या मंदिर मस्जिद ये होते हैं ना, ये सब कवर होते हैं। तो इनसे कंपनी को इनकम मिल रही है तो वो इनकम क्रेडिट कर रखी है, लेस कर देना। इनकम क्रेडिट कर रखी है, लेस कर देना। इस इनकम का खर्चा डेबिट कर रखा था, अपन ने क्या किया, ऐड बैक कर दिया। अब मान लो 10 वाली इनकम है वो क्रेडिट कर रखी है तो हटाओगे क्या, लेस करोगे क्या, मत कर देना। 10 नहीं होता, 10 नहीं होता। इसमें लोग एक चीज़ और करते हैं, यूटीआई म्यूचुअल फंड से कंपनी को मान लो इनकम हो रही है, यूटीआई म्यूचुअल फंड से इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, वो हटा देते हैं। वो नहीं हटानी, वो क्या होती थी पुराने ज़माने में तो हटती थी। क्यों हटती थी, पहले वो 1035 में एग्जाम्प्ट होती थी, लेकिन अब एग्जाम्प्ट नहीं होती, अब वो टैक्सेबल होती है। अब वो सेक्शन 10 में कवर नहीं होती, अब वो अदर सोर्स की इनकम बनती है तो नहीं हटानी, वो नहीं हटानी। खाली 10, 11, 12 की इनकम हटानी है, अदर सोर्स की इनकम नहीं हटानी, कैपिटल गेन की इनकम नहीं हटानी, कुछ नहीं हटाना आपको। 112 नहीं हटाना, कभी आप 112 हटा दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बस 10, 11, 12 वाली इनकम हटानी। 11, 12 तो वैसे भी काम का नहीं है, ट्रस्ट का है, चैरिटेबल ट्रस्ट का। सेक्शन 10 की इनकम हटानी। सेक्शन 10 में बस एक ही काम की इनकम है, वैसे भी कौन सी, खाली एग्रीकल्चर इनकम। पहले सेक्शन 10 में काफ़ी सारी होती थी, 1035 यूटीआई म्यूचुअल फंड वाली इनकम, 1034 डिविडेंड की इनकम, लेकिन आजकल सब टैक्सेबल हो जाती है, रिसीवर के एंड से सब टैक्सेबल हो जाती है तो हटानी नहीं है। एग्जाम्प्ट इनकम हटानी है बस आपको, और वो भी कौन सी है, सेक्शन 10 में खाली एक है मेन, एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा कंपनी को एओपी से शेयर इनकम हो रही है, कंपनी एओपी में मेंबर है, शेयर इनकम हो रही है, यहाँ से हटा देना, यहाँ से हटा देना। इसका खर्चा डेबिट कर रखा था, अपन ऐड कर दिया। इनकम क्रेडिट कर रखी है, लेस कर देना। कंपनी को रॉयल्टी की इनकम हो रही है पेटेंट से, 115 बीबीएफ वाली, इनकम को क्रेडिट कर रखा है, लेस कर देना। इसका खर्चा डेबिट कर रखा है, इस रॉयल्टी इनकम का डेबिट कर रखा, अपन ऐड कर दिया था ऊपर। इसके अलावा अगला पॉइंट है फॉरेन कंपनी के लिए। फॉरेन कंपनी में इनकम हो रही है कौन सी, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी एफटीएस, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी एफटीएस। और इन इनकम पे जो टैक्स की रेट है वो मैट की रेट से कम है, 15% से कम टैक्स लगता है, तो ऐसे इनकम को फॉरेन कंपनी ने क्रेडिट कर रखा है, हटा देना। इन इनकम का खर्चा डेबिट कर रखा था तो अपन ने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। इसके बाद एक पॉइंट है, कंपनी ने क्या किया, रिवोल्यूशन यूजर से अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर कर दी। रिवोल्यूशन यूजर से 5 लाख मान लो पीएनएल में क्रेडिट कर दिए, आपको हटाना है, हटाना है, लेस करना है, क्रेडिट कर रखे हैं, लेस करना है। पर लेस कितना करना है, जितना डेप्रिसिएशन बनता है रिवोल्यूशन ऑफ असेट पे मैक्सिमम उतना ही करना है। मान लो कंपनी ने रिवोल्यूशन यूजर से अमाउंट पीएनएल में क्रेडिट कर दी, पीएनएल में कितना क्रेडिट करा, पीएनएल में क्रेडिट करा मान लो 5 लाख, और डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट बनता है मान लो 3 लाख का, तो आपको लेस कितना करना है, लेस करना है, लेकिन कितना करना है, 5 और 3 विच एवर इज लोअर, 3 लाख का लेस करना है, 3 लाख लेस करना है। तो अगर कंपनी ने रिवोल्यूशन यूजर से अमाउंट विड्रॉ करके पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है, आप लेस कर देना, लेकिन लेस होगा कितना, टू दी एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट। जितना डेप्रिसिएशन रिवोल्यूशन ऑफ असेट पे बनता है मैक्सिमम उतना ही लेस होगा। तो रिवोल्यूशन यूजर से अमाउंट ट्रांसफर करी कंपनी ने 5 लाख, डेप्रिसिएशन बनता है रिवोल्यूशन ऑफ असेट पे 3 लाख, तो 3 लाख का लेस होगा। मान लो डेप्रिसिएशन बनता है रिवोल्यूशन ऑफ असेट पे 10 लाख का, और कंपनी ने रिवोल्यूशन यूजर से अमाउंट ट्रांसफर करी 5 लाख, तो लेस कितना होगा, 10 और 5 लोअर, 5 लाख लेस होगा। मैक्सिमम कितना लेस होगा, टू दी एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट, ये और लेस कर देना। ये 9 आइटम कब लेस करने हैं आपको, अगर आपने पीएनएल में क्रेडिट कर रखे हैं, ध्यान देना, क्रेडिट कर रखे हैं तो लेस करने हैं। अब 2 आइटम और हैं जो आपको लेस करने हैं, जो आपने पीएनएल में क्रेडिट नहीं कर रखे फिर भी आपको लेस करने हैं। क्या लेस करने हैं, एक तो बुक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन आपको लेस करना है। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन भूल जाना है, यहाँ पे अपन इनकम टैक्स की कुछ भी चीज़ नहीं लेंगे, यहाँ सारा चीज़ बुक्स के साथ खेल रहे हैं, अपन बुक्स की चीज़ें ले रहे हैं, बुक्स की चीज़ों को अपन ऐड लेस कर रहे हैं। आप बोलोगे बुक्स का डेप्रिसिएशन तो अपन ऊपर ऐड कर दिया था और यही लेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा मतलब है, थोड़ा मतलब क्या है, अभी देखो आप, डेप्रिसिएशन आपने टोटल ऐड कर दिया था, मान लो टोटल डेप्रिसिएशन बुक्स में डेबिट था 20 लाख का, 20 लाख आपने ऊपर ऐड बैक कर दिया था, ठीक है, 20 लाख ऐड कर दिया था, अब यहाँ लेस कर रहे हैं। लेस कितना कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एच बुक्स लेस कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट, जो डेप्रिसिएशन रिवोल्यूशन ऑफ असेट में बनता है उसको हटा के लेस करना है। तो देखो डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट बनता है 3 लाख मान लो, बुक्स के अकॉर्डिंग टोटल डेप्रिसिएशन था 20 लाख, 20 अपन ऊपर ऐड कर दिया था, 3 लाख बनता है डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट, तो यहाँ कितना लेस करना है, 20 माइनस 3 बताओ कितना, 17 लाख, 17 लाख लेस करना है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट है ना, देखो पॉइंट नंबर 9 में ऑलरेडी अपन ने लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट वाला है, ये भी बुक्स वाला ही है,
लेकिन ये लेस होता है। लेस कब होता है? अगर आप रिवोल्यूशन रिजर्व में से अमाउंट ट्रांसफर करके पीएनएल में क्रेडिट करते हो तब लेस होता है, तब लेस होता है। तब अपन लेस कैसे करते हैं? ट्रांसफर फ्रॉम रिवोल्यूशन रिजर्व टू पीएनएल, वो अमाउंट लेते हैं, और डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट विच एवरेज लोअर, उन दोनों का लोअर लेस करते हैं। तो डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट भी लेस होता है, पर वो किसी चीज से कंपेयर करके लेस होता है। रिवोल्यूशन रिजर्व से आपने कितना अमाउंट पीएनएल में क्रेडिट करा, उससे कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके उसको लेस करते हैं, और बाकी डेप्रिसिएशन अपन अलग से लेस कर देते हैं। तो इस डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट का डबल बेनिफिट ना मिल जाए, इस कारण अपन यहाँ डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स में से हटा देते हैं इसको, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट। तो 20 लाख का टोटल डेप्रिसिएशन था, 20 लाख मैंने ऐड कर दिया ऊपर। अब 20 लाख में 3 लाख का डेप्रिसिएशन था रिवोल्यूशन ऑफ असेट पे, वो हटाओ तो बता कितना? 17 लाख अपन को यहाँ लेस करना है, 17 लाख। अब ये 3 लाख लेस कर सकते हो क्या डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ असेट? हाँ, लेस तो कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो? अगर आपने क्या कर रखा है, रिवोल्यूशन रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ करके पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है, तो आप इसको लेस कर सकते हो। तो ये कंपेयर करके लेस हो जाएगा। मान लो रिवोल्यूशन रिजर्व से आपने अमाउंट विड्रॉ करके पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है 5 लाख, तो 5 और 3 लाख यहाँ लेस हो जाएगा, तब मिलता है इसका डिडक्शन। अब एक चीज और लेस करनी है आपको, क्या है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, इन दोनों का जो भी लोअर आएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, ये भी किसके लेने हैं? बुक्स के। इनकम टैक्स के मत ले लेना, इनकम टैक्स के ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस मत ले लेना, या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मत लेना, बुक्स के अकॉर्डिंग जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आ रहा है, या तो या बुक्स के अकॉर्डिंग जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है, इन दोनों में जो भी लोअर फिगर आ रही है वो आपको लेस करनी है। लोअर फिगर कैसे लेस करनी है, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। मान लो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एक तो आपको दे रखा है, एक अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है। फर्स्ट केस में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दे रखा है 2 लाख का, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है 3 लाख का। एक केस में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बता रखा है आपको नील, और ये बता रखा है आपको 4 लाख का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो कितना लेस करना है फर्स्ट केस में? ये केस 1 है, ये केस 2 है। 2 और 3 लाख विच एवरेज लोअर, 2 लाख आपको लेस करने हैं। और सेकंड केस में नील और 4 लाख विच एवरेज लोअर, नील लेस होगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, इन दोनों का जो भी लोअर फिगर आएगा वो लेस करना है, वो लेस करना है। ये आपने क्रेडिट नहीं कर रखा फिर भी आपको लेस करना है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपने क्रेडिट नहीं कर रखी, एक तो डेप्रिसिएशन और एक ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वगैरह, लेकिन फिर भी आपको लेस करने हैं। अब दो ऐसे केस भी बता रखे हैं, दो ऐसी कंपनीज बता रखी हैं, दो ऐसी बर्बाद कंपनीज हैं जिसके केस में क्या होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, दोनों चीजें लेस हो जाएंगी, मतलब दोनों का टोटल लेस हो जाएगा। ये लोअर नहीं करना रहेगा आपको, दोनों का टोटल लेस हो जाएगा। दो बर्बाद कंपनी, कौन सी बर्बाद कंपनी? पहली, कोई कंपनी ऐसी है जिसके अगेंस्ट में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का एप्लीकेशन एडमिट हो गया आईबीसी के अंदर। आईबीसी के अंदर किसी कंपनी के अगेंस्ट में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का एप्लीकेशन एडमिट हो गया, ऐसी बर्बाद कंपनी के केस में क्या होगा, दोनों चीजें लेस हो जाएंगी। दूसरी, कोई ऐसी कंपनी है उसकी सब्सिडरी है जिसका बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करप्ट हो गया, करप्ट, और उसको ट्राइब्यूनल ने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। कंपनी सेक्टर में उसके ट्राइब्यूनल ने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। किसी कंपनी का बीओडी करप्ट हो चुका, किसी कंपनी का बीओडी क्या बन गया, चोर बन गया, चोर बन गया, और उसको ट्राइब्यूनल ने क्या कर दिया, कंपनी लोग का जो ट्राइब्यूनल है उसने सस्पेंड कर दिया। ऐसी बर्बाद कंपनी के केस में क्या होगा, दोनों चीजें लेस हो जाएंगी। मतलब इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में क्या होगा, केस 1 में तो लेस हो जाएगा 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख लेस हो जाएगा, और केस 2 में नील प्लस 4 लाख, 4 लाख, दोनों का टोटल लेस हो जाएगा, दोनों का टोटल लेस हो जाएगा। अगर ये बर्बाद कंपनी की बात हो रही है, क्वेश्चन में इन बर्बाद कंपनी की डिटेल दे रखी है, तो कौन सी कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जिसके अगेंस्ट में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेशन एडमिट हो गई, या कोई कंपनी जिसका बीओडी करप्ट हो चुका, दोनों चीजें लेस हो जाएंगी। ये लेस करते ही आपका आ जाएगा बुक प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट। इसी का आपको क्या करना है, 15% वगैरह करना है। एक बार फिर से देख लो क्या करना है बुक प्रॉफिट के लिए। जो चीज़ें यहाँ बता रखी है 115 GB के एक्सप्लेनेशन में, उसी को ऐड करना है, उसी को लेस करना है। उसके अलावा 1% भी दिमाग नहीं लगाना। आप बोलोगे कैपिटल गेन क्रेडिट कर रखा है, हटाओगे क्या, नहीं हटाना नहीं। आप बोलोगे अदर सोर्स की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम क्रेडिट कर रखी है पीएनएल में, हटाओगे क्या, मत हटा देना। यहाँ पे कुछ हटाना नहीं है। बुक प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट है, टोटल इनकम है एक तरीके से कंपनी की। बस ये अलग अपन बुक्स के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, बुक्स के अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट करके बुक्स के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। ये इनकम टैक्स वाली नहीं है, ये अलग। तो पीजीबीपी वाले प्रोविजन बिल्कुल भूल जाना। जो चीज़ यहाँ दे रखी है उसी को ऐड करना है, जो चीज़ यहाँ दे रखी है उसी को लेस करना है। 1% एक्स्ट्रा दिमाग चला दिया आपने तो आपका गलत होगा। जो यहाँ बता रखा है उसके अलावा 1% भी नहीं सोचना, बस आपको जो यहाँ लिखा हुआ है वैसा का वैसा आपको ऐड करना है। ये एडजस्टमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो टोटल 14 आइटम बता रखे हैं, डेबिट कर रखे हैं तो आपको ऐड करने हैं। इसमें से पहला बता रखा है इनकम टैक्स का पेड, इनकम टैक्स पेड किया, प्रोविजन बनाया, या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स,
DDT सरचार्ज और सेस, ये कुछ डेबिट कर रखा है चुपचाप ऐड कर देना। डेफर्ड टैक्स डेबिट कर रखा है ऐड कर देना। डिविडेंड पेड वो डेबिट कर रखा है ऐड कर देना। अमाउंट पीएनएल में डेबिट करके किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर कर दी, डेबिट कर रखी है ऐड कर देना। सब्सिडी कंपनी का लॉस या प्रोविजन फॉर लॉस डेबिट कर रखा है ऐड कर देना। अनसर्टेन लायबिलिटी का प्रोविजन या कंटीजेंट लायबिलिटी डेबिट कर रखी है ऐड कर देना। असेट की वैल्यू को कम करने के लिए प्रोविजन बनाया, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट कर रखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट ऐड कर देना। नोशनल लॉस बिजनेस ट्रस्ट का डेबिट कर रखा है ऐड कर देना। 10, 11, 12 की इनकम का खर्चा डेबिट कर रखा है ऐड कर देना। एओपी के शेयर इनकम का खर्चा डेबिट कर रखा है ऐड कर देना। 15 बीबीएफ की रॉयल्टी का खर्चा डेबिट कर रखा है ऐड कर देना। फॉरेन कंपनी को इनकम हो रही है, कैपिटल गेन ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, टीडीएस, और इन इनकम पे टैक्स रेट 15% से कम है तो इन इनकम का खर्चा डेबिट कर रखा है तो ऐड कर देना। ये पॉइंट नंबर 12 किसका है? खाली फॉरेन कंपनी के लिए, खाली फॉरेन कंपनी के लिए, डोमेस्टिक कंपनी के लिए नहीं है, खाली फॉरेन कंपनी के लिए। टोटल डेप्रिसिएशन जितना भी डेबिट कर रखा है पूरा का पूरा आप ऐड कर देना। अब एक एडिशन और करना है, असेट को सेल कर रहे हो, उसका बैलेंस रिवोल्यूशन रिजर्व में पड़ा हुआ है लेकिन आपने उसको पीएनएल में क्रेडिट नहीं किया तो उसको भी आप ऐड कर देना। अब 11 आइटम आपको लेस करने हैं, तो कुछ आइटम ऐसे हैं जो आपने पीएनएल में क्रेडिट कर रखे हैं तो लेस करने हैं। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट कर रखा है, लेस कर देना। अमाउंट आपने रिजर्व से विड्रॉ करके पीएनएल में क्रेडिट कर दी, लेस कर देना। लेकिन कब लेस करना? अगर वो रिजर्व अर्लियर ईयर में पीएनएल के थ्रू बनाता तो लेस कर देना। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट क्रेडिट कर रखा है, लेस कर देना। बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट का कोई नोशनल गेन क्रेडिट कर रखा है, लेस कर देना। 10, 11, 12 की इनकम क्रेडिट कर रखी है, लेस कर देना। एओपी से शेयर इनकम हो रही है, क्रेडिट कर रखी है, लेस कर देना। 115 बीएफ की रॉयल्टी की पेटेंट की इनकम है, क्रेडिट कर रखी है, लेस कर देना। फॉरेन कंपनी को इनकम हो रही है, कौन सी? कैपिटल गेन ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, एफटीएस, और इन इनकम पे टैक्स रेट मेट की रेट से कम है, क्रेडिट कर रखी है, लेस कर देना। रिवोल्यूशन रिजर्व से आपने अमाउंट ट्रांसफर करके पीएनएल में क्रेडिट कर दी, लेस कर देना। लेकिन कितना लेस करना? जितना डेप्रिसिएशन बनता है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट पर उतना ही लेस करना। इसके अलावा आपको क्या लेस करना है? दो चीज़ें और लेस करनी है जो आपने क्रेडिट नहीं कर रखी फिर भी लेस करनी है। तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स लेस करना है, लेकिन उसमें एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन और रिवोल्यूशन ऑफ एसेट। रिवोल्यूशन ऑफ एसेट वाले जो डेप्रिसिएशन है उसको भूल के बाकी डेप्रिसिएशन लेस करना। रिवोल्यूशन ऑफ एसेट का डेप्रिसिएशन अपन ऑलरेडी 0.9 में कवर कर चुके हैं, 0.9 में ऑलरेडी वो लेस हो गया कंपेयर करके। इसके अलावा ब्रोड फॉर लॉस एज पर बुक्स और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, इन दोनों का लोअर लेस कर देना। लेकिन दो बर्बाद कंपनी है, कौन कौन सी? एक तो जिसके अगेंस्ट में आईबीसी में एप्लीकेशन एडमिट हो गई और जिसका बीओडी करप्ट हो चुका, ऐसी दो कंपनीज है, दो कंपनीज बता रखी है। इन दोनों कंपनीज के केस में दोनों चीज़ें लेस हो जाएंगी। ब्रोड फॉर लॉस एज पर बुक्स वो भी लेस हो जाएगा और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स वो भी लेस हो जाएगा। यहाँ देखो मैंने इनकम टैक्स का कुछ भी नहीं लिया, सारे बुक्स के अकॉर्डिंग चीज़ें ली है। डेप्रिसिएशन भी बुक्स का लिया है, ब्रोड फॉर लॉस भी बुक्स का लिया है और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी किसका लिया? मैंने बुक्स का लिया। ये सब करने के बाद आ जाएगा आपका बुक प्रॉफिट और इसी पे लगेगा आपका मैट। अभी अपन ने जो बुक प्रॉफिट निकाला वो था अगर कोई कंपनी एएस फॉलो करती है तो। लेकिन मान लो कोई कंपनी इंड एएस फॉलो करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में लगता है इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपको बुक प्रॉफिट में कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जो बुक प्रॉफिट निकाला ऊपर वो तो निकालना है, वो तो आपको निकालना है, ये तो निकालना है। इसके बाद आपको 3 चीज़ें और ऐड करनी है और 3 आइटम और लेस करने हैं। 3 आइटम और ऐड होंगे, 3 आइटम और लेस होंगे, उसके बाद आएगा फाइनल बुक प्रॉफिट। किसके केस में? कोई कंपनी क्या फॉलो कर रही है? कोई कंपनी अगर इंड एएस फॉलो कर रही है तो कोई कंपनी क्या फॉलो कर रही है? इंड एएस। तो जो बुक प्रॉफिट निकाला उसमें आपको 3 आइटम और ऐड करने हैं और 3 आइटम और लेस करने हैं। 3 आइटम ऐड करने हैं और 3 आइटम आपको लेस करने हैं। उसके बाद आएगा आपका फाइनल बुक प्रॉफिट। अभी 3 आइटम ऐड करने लेस करने क्या है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ इंड एएस की। देखो कोई कंपनी इंड एएस फॉलो करती है ना तो उसमें एक अकाउंट बनता है ओसीआई अकाउंट, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम अकाउंट। अगर आपने थोड़ी बहुत इंड एएस पढ़ रखे हो तो, नहीं पढ़ रखे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपन को इंड एएस का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस अपन को एडजस्टमेंट का ज्ञान लेने की जरूरत है। तो ओसीआई अकाउंट क्या होता है? सेम टू सेम पीएनएल अकाउंट जैसा होता है। कैसा होता है? पीएनएल अकाउंट जैसा होता है, मतलब पीएनएल अकाउंट का भाई मान लो आप इसको। जैसे पीएनएल अकाउंट में इनकम क्रेडिट होती है और खर्चे डेबिट होते हैं, वैसे ही ओसीआई अकाउंट होता है। इसमें जो चीज़ें क्रेडिट हो रखी होती हैं वो आपकी होती है एक तरीके से इनकम, और जो चीज़ें डेबिट हो रखी होती हैं वो आपके खर्चे होते हैं, वो आपके खर्चे होते हैं। तो पीएनएल अकाउंट का क्या होता है? भाई होता है। तो इसमें चीज़ें डेबिट भी हो रखी होती हैं और क्रेडिट भी हो रखी होती है। अब इसमें 2 टाइप के आइटम होते हैं ओसीआई अकाउंट में। एक होते हैं डेट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, और एक आइटम होते हैं डेट विल नोट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। 2 तरह के आइटम होते हैं इसमें, जो डेबिट भी हो रखे होते हैं और क्रेडिट भी।
आइटम डेट विल बी रिक्लासिफाइड टू P&L और आइटम डेट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L। अब इनकम टैक्स वाले बोलते हैं जो आइटम आगे जाके P&L में रिक्लासीफाई हो जाएंगे, आगे जाके डेट विल बी रिक्लासीफाइड टू P&L, ऐसा लिखा हुआ है कोई आइटम में। मान लो कोई आइटम दे रखा है, एक आइटम दे रखा है एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान और लिखा हुआ है डेट विल रिक्लासीफाई टू P&L, आगे जाके वो रिक्लासीफाई हो जाएगा P&L में। ऐसे आइटम को तो भूल जाओ, इग्नोर कर दो। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं ऐसे आइटम जो आगे जाके P&L में रिक्लासीफाई हो जाएंगे, तो जब वो रिक्लासीफाई होंगे तब की तब देख लेंगे, तब की तब अपन देख लेंगे क्या होगा। तो जो आइटम आगे जाके P&L में रिक्लासीफाई हो जाएंगे, P&L के अंदर चले जाएंगे, तो उनको भूल जाओ, जब जाएंगे तब की तब देख लेंगे। लेकिन जो आइटम आगे जाके P&L में रिक्लासीफाई नहीं होंगे, नोट भी रिक्लासीफाई, इनको पकड़ो। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं जो आइटम आगे जाके P&L में ट्रांसफर नहीं होंगे, P&L में रिक्लासीफाई नहीं होंगे, इनका तो एडजस्टमेंट आपको अभी के अभी करना पड़ेगा, अभी के अभी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अपन क्या उठाते हैं, P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उठाते हैं, OCI अकाउंट तो उठाते ही नहीं अपन। तो इन आइटम को आपको अभी के अभी P&L में ले जाना पड़ेगा। जो आगे जाके रिक्लासीफाई हो जाएंगे उनको तो भूल जाओ, वो तो P&L में चले जाएंगे, भूल जाओ उनको, तो काम खत्म करो, ना ऐड करना ना लेस करना, इग्नोर करो बिल्कुल। लेकिन जो आइटम आगे जाके P&L में रिक्लासीफाई नहीं होंगे, इनको आपको अभी P&L में ले जाना है। तो बताओ क्या करोगे। तो जो आइटम आपने OCI अकाउंट में क्रेडिट कर रखे हैं और जो आगे जाके रिक्लासीफाई नहीं होंगे, तो ये आपके क्या है, एक तरीके से इनकम है। क्या कर दो, इसको ऐड कर दो, P&L में ले जाओ, क्रेडिट कर दो, मतलब ऐड कर दो। और जो डेबिट कर रखे हैं ऐसे आइटम जो आगे जाकर रिक्लासीफाई नहीं होंगे, एक तरीके से आपके क्या है, खर्चे हैं, P&L में ले जाओ, क्या कर दो, लेस कर दो। मैट की कैलकुलेशन में क्या कर दो, क्रेडिट है मतलब इनकम है, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा दो, ऐड कर दो। डेबिट है मतलब खर्चा है, प्रॉफिट को कम कर दो, लेस कर दो। तो ऐसे जो भी आइटम दे रखे हैं जो आगे जाकर रिक्लासीफाई नहीं होंगे, क्रेडिट कर रखा है OCI में, क्रेडिट कर रखा है तो ऐड कर दो, OCI में डेबिट कर रखा है, आपका खर्चा है, डेबिट कर रखा है तो लेस कर दो। अभी के अभी P&L में ले जाओ इनको, बात खत्म। इनका एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा, इनका करना पड़ेगा। और जो रिक्लासीफाई हो जाएंगे उनको भूल जाओ, उनको कुछ भी नहीं करना, उनको बिल्कुल इग्नोर करो, कुछ काम के नहीं है वो, कुछ भी काम के नहीं, इग्नोर करोगे। अब इसमें भी एक चीज दे रखी है, दो आइटम ऐसे हैं जो आगे जाके P&L में रिक्लासीफाई नहीं होंगे। दो आइटम कौन कौन से, रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट और चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट एज पर इंड एस 16 और 38 और एक चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एज पर इंड एस 109। ये दो आइटम ऐसे हैं जो आगे जाके P&L में रिक्लासीफाई नहीं होंगे। लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, कौन से आइटम, एक तो रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट और एक है चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये दो आइटम है जो आगे जाके P&L में रिक्लासीफाई नहीं होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। और कुछ अदर आइटम भी दे रखे हैं जो आगे जाके P&L में रिक्लासीफाई नहीं होंगे, अदर आइटम। तो क्या करना है, इन दो आइटम को भी भूल जाओ। ये दो आइटम ऐसे हैं जो आगे जाके P&L में रिक्लासीफाई नहीं होंगे, इनको भी इग्नोर करो। रिक्लासीफाई नहीं होंगे फिर भी इग्नोर करो, ना आपको ऐड करना ना लेस करना। हाँ, अदर आइटम जो है, अदर आइटम जो भी बच गए, क्रेडिट कर रखा है जो रिक्लासीफाई नहीं होंगे तो आप ऐड कर दो, डेबिट कर रखा है तो लेस कर दो। लेकिन ये दो आइटम ऐसे हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट और चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इनको कैसे ट्रीट करना है, आगे जाकर रिक्लासीफाई हो जाएंगे उनकी तरह, मतलब बिल्कुल इग्नोर करना है इन दो आइटम को। किनको, रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये याद रखना एक तरीके से, रट लो इसको। रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन दो आइटम को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, ना ऐड करना ना लेस करना। इसके अलावा जो भी आइटम है जो आगे जाके P&L में रिक्लासीफाई नहीं होंगे, क्रेडिट कर रखा है तो आप ऐड कर दो और डेबिट कर रखा है तो आप लेस कर दो। हाँ, दो आइटम छोड़ दो, रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम एसेट, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। दो आइटम तो ये छोड़ दो और एक ऐसे आइटम छोड़ दो जो आगे जाके रिक्लासीफाई हो जाएंगे। ऐसे आइटम भी दे रखे उनको भी बिल्कुल छोड़ दो। ये तो हो गया एक एक एडजस्टमेंट। अब दूसरा एडजस्टमेंट है डीमर्जर का। डीमर्जर का एडजस्टमेंट क्या है, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक कंपनी है, मान लो अपनी रिलायंस लिमिटेड, इसने अपनी पेट्रोलियम यूनिट डीमर्ज कर दी, नई कंपनी बनी आरपी लिमिटेड को। आरपी लिमिटेड कौन है, रिजल्टिंग कंपनी। अब ये डीमर्जर हो रहा है, रिलायंस लिमिटेड जो पुरानी कंपनी, इसके शेयर होल्डर्स हैं। अब पेट्रोलियम यूनिट जो डीमर्ज करी, इसकी जो अमाउंट थी, कैरिंग अमाउंट या मार्केट अमाउंट जो थी, कैरिंग अमाउंट मान लो वो थी 180 करोड़ की थी, मान लो 180 करोड़ की। अब आरपी लिमिटेड को पेट्रोलियम यूनिट मिल रही है, आरपी लिमिटेड क्या करेगी, बदले में रिलायंस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगी। आरपी लिमिटेड जो शेयर्स इशू करती है, रिजल्टिंग कंपनी जो डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है, इसको क्या बोलते हैं इंडियस के अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं अपन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश असेट टू शेयर होल्डर इन डीमर्जर, ये बोलते हैं इंडेस के अंदर। इंडेस के अंदर क्या बोलते हैं, जो इंडेस लगता है ना इसके ऊपर, डीमर्जर वाला जो इंडेस लगता है अपना, उसमें क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट टू शेयर होल्डर इन डीमर्जर। मैंने क्या बताया, एक डीमर्ज कंपनी है, डीमर्ज कंपनी ने अपनी एक यूनिट डीमर्ज करी, रिजल्टिंग कंपनी ने उसके बदले में डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू किए। तो 180 करोड़ की वैल्यू थी जो यूनिट डीमर्ज हुई इसकी, तो 180 करोड़ के बदले में शेयर्स इशू करती है। इस शेयर इशू जो करती है रिजल्टिंग कंपनी, इसको अपन बोलते हैं नॉन कैश एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, शेयर होल्डर को नॉन कैश एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब ये शेयर इशू जो होता है, इसमें रिजल्टिंग कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। और इंडेस के अकॉर्डिंग क्या होता है वो प्रॉफिट लॉस, रिजल्टिंग कंपनी पीएनएल में डेबिट कर देती है, अगर लॉस होता है तो डेबिट कर देती है और प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट कर देती है। जैसे मान लो शेयर इशू कर दिए कंपनी ने 200 करोड़ की, वैल्यू थी 180 करोड़ की और शेयर दे दिए 200 करोड़ के, तो 20 करोड़ का एक तरीके से क्या हो गया, लॉस हो गया, डेबिट कर रखा है पीएनएल में। इंडेस का कोई डेबिट होता है तो डेबिट कर रखा है, मान लो डेबिट कर रखा है, आपको एड बैक करना है। उल्टा भी हो सकता है, कैरिंग अमाउंट थी 180 करोड़ और शेयर इशू कर दिए 150 करोड़ के, क्या हुआ 30 करोड़ का रिजल्टिंग कंपनी को प्रॉफिट हो गया, असेट ज़्यादा मिल गए लेकिन शेयर कम इशू की, 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। इसको रिजल्टिंग कंपनी क्या कर देती है, आरपी लिमिटेड क्रेडिट कर देती है, पीएनएल में क्रेडिट कर देती है, लॉस को डेबिट करके रखती है और प्रॉफिट को क्रेडिट करके रखती है पीएनएल में, डीमर्जर वाले को। इस डीमर्जर वाले लॉस को अपन को मैट की कैलकुलेशन से हटाना है, ये बोलता है दूसरा पॉइंट। अगर आपने लॉस डेबिट कर रखा है, डीमर्जर का लॉस डेबिट कर रखा है, आप चुपचाप ऐड कर दो, ये पीएनएल का एडजस्टमेंट है। पीएनएल में अगर आपने डीमर्जर का लॉस डेबिट कर रखा है ऐड कर दो, और अगर पीएनएल में आपने डीमर्जर का प्रॉफिट क्रेडिट कर रखा है, प्रॉफिट क्रेडिट कर रखा है तो हटा दो, लेस कर दो। लॉस डेबिट कर रखा है ऐड बैक कर दो, और प्रॉफिट क्रेडिट कर रखा है तो लेस कर दो। इस डीमर्जर वाले लॉस गेन पे कोई मैट नहीं लगेगा। लॉस डेबिट कर रखा है ऐड कर दो, प्रॉफिट क्रेडिट कर रखा है तो लेस कर दो। ये इंडेस में होता है ऐसा, एएस में नहीं होता, तो ऊपर नहीं था ये पॉइंट, इंडेस में होता है। तो लॉस डेबिट कर रखा है ऐड कर देगी रिजल्टिंग कंपनी, प्रॉफिट क्रेडिट कर रखा है तो इसको लेस करना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा एडजस्टमेंट। अब तीसरा एडजस्टमेंट हो रहा है, तीसरा एडजस्टमेंट होता है ट्रांजिशन अमाउंट का। और ट्रांजिशन अमाउंट कब की लेते हैं हम, कन्वर्जेंस डेट की। तो देखो एक चीज़ होती है कन्वर्जेंस डेट। कन्वर्जेंस डेट क्या होती है, जिस फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर में कंपनी ने फर्स्ट टाइम इंडेस फॉलो किया था, उस प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे। जैसे मान लो कंपनी ने फर्स्ट टाइम इंडेस लिया था, फर्स्ट टाइम इंडेस फॉलो किया था इन प्रीवियस ईयर 22-23 मान लो, तो प्रीवियस ईयर 22-23 का फर्स्ट डे क्या हो गया, 1 अप्रैल 22। ये क्या होती है, कन्वर्जेंस डेट। कन्वर्जेंस डेट, तो कन्वर्जेंस डेट की अपन को क्या लेनी होती है, ट्रांजिशन अमाउंट। ट्रांजिशन अमाउंट ये वैसे क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, मैं तो बस बता रहा हूँ क्या होता है, वैसे क्वेश्चन में दे रखी होगी, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। तो ट्रांजिशन अमाउंट लेनी होती है जिस ईयर में कंपनी ने फर्स्ट टाइम इंडेस फॉलो किया था, तो ट्रांजिशन अमाउंट होती है। ये ट्रांजिशन अमाउंट क्या होती है, ये एक तरीके से कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस जैसी होती है, अदर इक्विटी बोलते हैं इसको। और ये इंडेस 101 के अकॉर्डिंग निकलती है। इंडेस 101 होता है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन पे निकलती है ट्रांजिशन अमाउंट ऑन कन्वर्जेंस डेट। इस ट्रांजिशन अमाउंट का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ये एक तरीके से क्या होता है ट्रांजिशन अमाउंट, एएस और इंडेस का डिफरेंस होता है। एएस इंडेस के डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है या प्रॉफिट कम आ रहा है। प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो डेबिट बैलेंस होता है। ये होता है जनरली। अब इस ट्रांजिशन अमाउंट का आपको एडजस्टमेंट करना होता है, और ये ट्रांजिशन अमाउंट का एडजस्टमेंट आपको एक साथ नहीं करना होता। ये ट्रांजिशन अमाउंट जो है कन्वर्जेंस डेट की, इसका एडजस्टमेंट स्टार्टिंग के 5 ईयर्स तक होता है। 1/5 होता है स्टार्टिंग के 5 ईयर। जैसे मान लो कन्वर्जेंस डेट था अपना 1 अप्रैल 22, प्रीवियस ईयर 22-23 में फर्स्ट टाइम इंडेस फॉलो किया कंपनी ने, 1 अप्रैल 22 हो गया कन्वर्जन डेट। तो जो ट्रांजिशन अमाउंट आई कन्वर्जन डेट की 1 अप्रैल 22 की, इसका एडजस्टमेंट कब तक होगा, प्रीवियस ईयर 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 और 26-27, 26-27 तक होगा इसका एडजस्टमेंट। 26-27 स्टार्टिंग के 5 ईयर में होगा। अब ट्रांजिशन अमाउंट मान लो 50 लाख है, 50 लाख है, इसको आपको या तो ऐड करना होता है लेस करना होता है। पूरा 50 लाख नहीं करना, 1/5 करना है। 50 लाख का करना है आपको 1/5। करंट ईयर जो भी आपका मान लो 24-25 करंट ईयर है या 25-26 करंट ईयर, इनमें से कोई सा भी करंट ईयर है, उसमें 1/5 या तो ऐड होगा या लेस होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है आपका, ऐड कर दो। अगर डेबिट बैलेंस है तो लेस कर दो। क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड कर दो, और डेबिट बैलेंस है तो लेस कर दो। तो ट्रांजिशन अमाउंट को आपको 1/5 या तो ऐड करना है या लेस करना है। क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड कर दो, और डेबिट बैलेंस है तो लेस कर दो। क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड कर दो, डेबिट बैलेंस है तो लेस कर दो। क्रेडिट बैलेंस है मतलब आपको प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है, ऐड कर दो। डेबिट बैलेंस है मतलब आपको
लॉस एक्स्ट्रा हो रहा है, लेस कर दो। तो ट्रांजिशन अमाउंट पीएनएल का नहीं होती है, अदर इक्विटी होती है। पीएनएल को छोड़ के जो अदर इक्विटी है ना, उसका पार्ट होती है। तो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 1/5 इसका ऐड कर देना, डेबिट बैलेंस दे रखा है तो ट्रांजिशन अमाउंट को 1/5 आप लेस कर देना। अब जो ट्रांजिशन अमाउंट होती है ना, इसमें अपन कुछ चीज़ें नहीं लेते। जैसे मान लो ट्रांजिशन अमाउंट के अंदर आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व दे रखा है, या मान लो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दे रखा है, या फॉरेन ऑपरेशन का ट्रांसलेशन डिफरेंस दे रखा है। कुछ चीज़ें बता रखी हैं जो अगर आपको ट्रांजिशन अमाउंट के अंदर इंक्लूड कर रखी है तो आपको हटानी पड़ती है। जैसे मान लो 50 लाख का ट्रांजिशन अमाउंट दे रखा है, ऐसे बता रखा है 50 लाख में 5 लाख का कैपिटल रिजर्व है, ऐसा बता रखा है। तो ट्रांजिशन अमाउंट आप क्या लोगे? 50 लाख लोगे क्या? 50 नहीं लोगे, 50 माइनस 5 45 लाख लोगे। और 45 लाख का क्या करोगे? 1/5। 45 लाख का करोगे आप 1/5। 45 लाख का क्या करना है आपको? 1/5 करना है। इस तरह से आपको करना होता है इसमें। तो ट्रांजिशन अमाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो 1/5 आपको ऐड करना है, डेबिट बैलेंस तो 1/5 आपको लेस करना है। ट्रांजिशन अमाउंट में अपन कुछ चीज़ें हटा देते हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी रिजर्व हो गया, अगर अपने इसमें इंक्लूड कर रखा है तो इसको हटाते हैं। और उसके बाद जो अमाउंट बची ट्रांजिशन अमाउंट, उसका अपन क्या करते हैं? 1/5 करते हैं। ये था तीसरा एडजस्टमेंट। ट्रांजिशन अमाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1/5 अपन ऐड कर देंगे, ट्रांजिशन अमाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है 1/5 अपन लेस कर देंगे। ये करने के बाद आ जाएगा आपका फाइनल बुक प्रॉफिट, और इस पे आ जाएगा आपका मेट। ये है इंड AS वाले एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट। क्या होते हैं? 3 आइटम के होते हैं। एक तो OCI में आपने ऐसे आइटम क्रेडिट कर रखे हैं जो आगे जाके पीएनएल में डिक्लासिफाई नहीं होंगे। क्रेडिट कर रखे हैं ऐड कर दो, डेबिट कर रखे हैं लेस कर दो, लेकिन 2 आइटम छोड़ दो, रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम एसेट, चेंज इन फेयर वैल्यू सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। ये 2 आइटम है जो आगे जाके पीएनएल में डिक्लासिफाई नहीं होंगे, फिर भी आपको इग्नोर करना है। बाकी इनके अलावा कोई ऐसे आइटम दे रखे हैं जो आगे जाके डिक्लासिफाई नहीं होंगे, या तो ऐड करना है या लेस करना है। डीमर्जर का लॉस डेबिट कर रखा है, ऐड कर दो, डीमर्जर का गेन क्रेडिट कर रखा है, लेस कर दो। तीसरा पॉइंट, ट्रांजिशन अमाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 1/5 ऐड कर दो, ट्रांजिशन अमाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है 1/5 आप लेस कर दो। ये आ जाएगा आपका फाइनल बुक प्रॉफिट। इसके बाद मैंने बताया कन्वर्जन रेट क्या होती है, और मैंने बताई दी आपको ट्रांजिशन अमाउंट क्या होती है, अदर इक्विटी का पार्ट होती है एक तरीके से, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नहीं लेते। अगर ले रखी है तो आपको हटानी होती है। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ले रखा है, हटाना होता है। और तो कुछ फालतू पॉइंट दे रखे हैं जो कुछ काम के नहीं है। एक आपने कोई ट्रांसलेशन डिफरेंस ले रखा है फॉरेन ऑपरेशन का, ये हटाना होता है। कैपिटल रिजर्व नहीं लेना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लेना, और एक याद रख लो ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। ये 3 चीज़ें याद रख लो, ये क्वेश्चन में डाल देते हैं। अगर इंक्लूड कर रखी है ट्रांजिशन अमाउंट में तो इनको हटा देना। फिर अपने देखा अदर पॉइंट्स। अब देखते हैं मैथ्स के कुछ अदर पॉइंट्स। आपने जो नेट प्रॉफिट उठाया ना, नेट प्रॉफिट या लॉस उठाया था, वो आपको पीएनएल अकाउंट को उठाना है। अब पीएनएल अकाउंट कैसा होना चाहिए? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही हवा में नेट प्रॉफिट कंपनी ने बना रखा है, कंपनी ने ऐसे ही हवा में पीएनएल अकाउंट बना रखा है, आपने उसका नेट प्रॉफिट उठा दिया, ऐसा नहीं। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो पीएनएल अकाउंट बना हुआ है उसका आपको नेट प्रॉफिट उठाना है पहला। लेकिन मान लो कोई कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी है, इनका तो खुद का अपना एक्ट होता है और वहाँ शेड्यूल 3 है नहीं, इनको अपने एक्ट के अकॉर्डिंग पीएनएल अकाउंट बनाना होता है। तो इन्होंने जो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग पीएनएल अकाउंट बना रखा है उसका प्रॉफिट लेना, उसका प्रॉफिट आपको लेना है। फालतू पॉइंट था ये। आगे बता रखा है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर लीव सैलरी, प्रोविजन फॉर वारंटी। वैसे तो होती है अनअसर्टेन लायबिलिटी, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यूएशन के बेस पे है। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन ये बन जाएंगी असर्टेन लायबिलिटी। क्या बन जाएंगी? असर्टेन लायबिलिटी। आपको ऐड बैक नहीं करना, आपको ऐड नहीं करना। क्या बन जाएंगी? असर्टेन। लेकिन पीजीबीपी में ऐसा नहीं था। पीजीबीपी की जब अपने इनकम निकालते थे ना, वहाँ तो क्या था, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी कैसी भी हो, चाहे वो बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन हो चाहे नॉर्मल हो, पूरा का पूरा अपन ऐड करते थे, वहाँ सारे प्रोविजन ऐड करते थे। यहाँ ऐसा नहीं है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, लीव सैलरी, वारंटी, बुक प्रॉफिट निकालते वक्त अगर ये वैसे तो क्या है अनअसर्टेन लायबिलिटी, लेकिन क्या लिखा क्या क्वेश्चन में? बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन। बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन तो बन जाएगी असर्टेन लायबिलिटी, आपको ऐड नहीं करना। असर्टेन बन जाएगी, आपको ऐड नहीं करना। आगे बता रखा है अगर एसएससी की यूनिट, कंपनी की यूनिट कहाँ लोकेटेड है? IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में, तो मैट की रेट क्या लगेगी कंपनी पे? 9% लगेगी, 9% लगेगी। फिर आगे बता रखा है अगर एसएससी मैट वाला टैक्स पे करता है, मैट ज़्यादा आ रहा है, मान लो नॉर्मल टैक्स कम आ रहा है, मैट आ रहा है 50 लाख का, नॉर्मल टैक्स 30 लाख आ रहा है, कंपनी को क्या पे करना है? मैट पे करना है। तो एसएससी ने कोई बहादुरी नहीं करी, उसको एडवांस टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के प्रोविजन भी उसके ऊपर लगेंगे। 2 कंपनी में मैट नहीं लगता, एक तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लगता है, नहीं लगता मैट का कंसेप्ट। हाँ, बाकी इंश्योरेंस में लग जाता है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं लगता। दूसरा, कोई कंपनी क्या फॉलो करती है? 115 BAA-BAB फॉलो करती है। याद करो कंपनी के लिए कंसेशनल टैक्स रेट देखी थी BAA-BAB में, तो वहाँ काफ़ी सारे बेनिफिट के डिडक्शन त्यागने पड़ते हैं, तो इस कारण वहाँ पे भी मैट का कंसेप्ट नहीं लगता। उन कंपनी में मैट का कंसेप्ट लगता ही नहीं है, ये निकालना ही नहीं पड़ता। अब आगे बता रखा है अगर आपने मैट वाला टैक्स पे किया है जबकि नॉर्मल टैक्स आपका कम बन रहा था, तो आप गवर्नमेंट को गालियाँ ना दो। गवर्नमेंट ने बोला घबराने की बात नहीं है, आपने अगर मैट वाला टैक्स पे किया, मैट 50 लाख आ रहा है, नॉर्मल टैक्स 30 लाख आ रहा है, तो डिफरेंस का 50 माइनस 30 20 लाख आपको मैट क्रेडिट मिल जाएगा। इस मैट क्रेडिट को आप 15 ईयर तक कैरी सेट ऑफ कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेम टू सेम AMT क्रेडिट जैसे, सेम टू सेम ऐसे ही। जिस ईयर में आपका नॉर्मल टैक्स ज़्यादा आएगा
मैट से उस ईयर में सेट ऑफ कर पाओगे। जितना नॉर्मल टैक्स और एएमटी में डिफरेंस, जितना नॉर्मल टैक्स और मैट में डिफरेंस है उतना ही सेट ऑफ कर पाओगे, सेम टू सेम एएमटी क्रेडिट जैसे ही आप इसको सेट ऑफ कर पाओगे। अब इसमें बता रखा कोई कंपनी है जिसका एलएलपी में कन्वर्जन हो रहा है और उस कंपनी का पुराना मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो बताओ वो मैट क्रेडिट एलएलपी के लिए एएमटी क्रेडिट बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, वो उसका डूब जाएगा। तो कोई कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन हो रहा है तो उस पुरानी कंपनी का जो मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है वो एलएलपी को नहीं मिलेगा, वो उसके लिए एएमटी क्रेडिट नहीं बनेगा, वो मैट क्रेडिट डूब जाएगा। ये था मैट का कंसेप्ट जो पूरा का पूरा अपने कवर कर लिया। मैट का क्वेश्चन आता है तो साफ लिख के आता है, या तो मैट का पॉइंट लिख देता है या लिख देता है एग्जामिन दी एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 115 जीबी, ऐसा लिख देता है। मैट के क्वेश्चन में कभी कभी तो खाली बुक प्रॉफिट भी निकलवाता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें खाली बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करवाता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें खाली मैट कैलकुलेट करवाता है, और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें आपको टैक्स पेबल कैलकुलेट करवाता है। टैक्स पेबल मतलब आपको मैट वाला टैक्स भी निकालना है और नॉर्मल टैक्स भी निकालना है। पर जब ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है तो ऐसा मत सोचना कि नॉर्मल टैक्स निकालना है, इतने सारे एडजस्टमेंट करने 5 हेड की, इतना बड़ा नहीं आता, फिर उसमें 3-4 छोटे मोटे एडजस्टमेंट आते हैं। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, खाली बुक प्रॉफिट निकालने का भी, खाली मैट निकालने का भी, और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है मैट और नॉर्मल टैक्स दोनों निकालो और टैक्स पेबल निकालो, दोनों निकालने का भी आ सकता है। पर अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया मैट और नॉर्मल टैक्स तो उसमें जनरली तो क्या हो जाता है, नॉर्मल टैक्स निकाला वो दे देता है आपको, नहीं देता मतलब आपको निकालना है मैट क्रेडिट, मैट क्रेडिट निकालने का क्वेश्चन आ जाता है तो मैट भी निकालना है, नॉर्मल टैक्स निकालना है, तो नॉर्मल टैक्स निकाला वो दे देता है, नहीं देता तो आपको निकालना पड़ता है, उसके लिए टोटल इनकम निकालनी पड़ती है। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत नॉर्मल एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट देता है, इतना बड़ा नहीं बनाता कि इतना बड़ा क्वेश्चन बना देगा, उसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट देता है जो बिल्कुल बेसिक एडजस्टमेंट होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है मैट का, जो अपने टोटल क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाए थे मैट के, टोटल क्वेश्चन मैंने लिखवा के टोटल क्लास में करवा दिए थे। तो अब अपन अगला कंसेप्ट देखते हैं जो है टनेज टैक्सेशन का। अब ये टनेज टैक्सेशन का कंसेप्ट क्या है, ये इंडियन शिपिंग कंपनीज के लिए एक स्पेशल प्रोविजन लाया गया है। इंडियन शिपिंग कंपनीज के लिए इनकम निकालने का एक स्पेशल प्रोविजन, पीजीबीपी की इनकम निकालने का। जैसे अपन ने देखा था प्रेजेंटिव टैक्सेशन, याद करो आप, 44 एडी देखा था, एडीए देखा था और एक एई देखा था। वहाँ अपन पीजीबीपी की इनकम निकालते थे एक फिक्स तरीके से कैसे, 44 एडीए में तो अपन टर्नओवर का परसेंटेज कर देते थे, 44 एई में अपन टन्स के बेस पे, वेट वगैरह के बेस पे अपन इनकम निकालते थे। ऐसे ही इंडियन शिपिंग कंपनीज की इनकम निकालने का एक स्पेशल तरीका है। अब आप बोलोगे फॉरेन शिपिंग कंपनीज यहाँ क्यों कवर नहीं है? फॉरेन शिपिंग कंपनीज के लिए अलग से एक सेक्शन है 44B, वो भी प्रेजेंटिव टैक्सेशन का सेक्शन है, उसमें भी अपन फॉरेन शिपिंग कंपनीज की स्पेशल तरीके से इनकम निकालते हैं। तो फॉरेन शिपिंग कंपनीज के लिए अलग से सेक्शन गवर्नमेंट ने बना रखा है 44B। इस कारण फिर इंडियन शिपिंग कंपनी से बोला हमारे लिए भी बनाओ, तो इंडियन शिपिंग कंपनीज के लिए एक टनेज टैक्सेशन की एक स्कीम बनाई गई। सेक्शन 115B से लेकर के 115BZC में कवर्ड है। तो इंडियन कंपनीज यहाँ कवर्ड है जिनका पोएम इंडिया में, मतलब जो इंडियन कंपनीज है और जिनका बिजनेस क्या है, शिपिंग का बिजनेस है। इनका बिजनेस किसका होना चाहिए? शिपिंग का बिजनेस होना चाहिए, और जिनके पास कम से कम एक क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए। क्वालिफाइंग शिप मतलब जिसका, ऐसी शिप जिसका वेट कितना है 15 टन या उससे ज़्यादा, बड़ी शिप है, 15 टन या उससे ज़्यादा की शिप है, तो वो इंडियन शिपिंग कंपनीज अपनी पीजीबीपी की इनकम कैसे निकाल सकती हैं? चाहे तो वो पीजीबीपी के प्रोविजन फॉलो कर ले। पीजीबीपी में हमने देखे थे सेक्शन 28 से 43D, प्रॉफिट उठाया, नेट प्रॉफिट, कुछ चीज़ें ऐड करी कुछ चीज़ें लेस करी, या तो वो फॉलो कर ले। चाहे तो क्या कर सकती है, टनेज टैक्स स्कीम जो है, जिसे अपन टनेज टैक्स स्कीम बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी इनकम निकाल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी इनकम निकालते हैं, वो पीजीबीपी की इनकम आएगी, उसको अपन बस प्यार से क्या बोलेंगे, टनेज इनकम बोलेंगे। ये ऑप्शनल है। जैसे 44 एडीए वगैरह थे, वो ऑप्शनल थे ना, चाहो तो आप नेट प्रॉफिट उठाओ, 3 चीज़ें ऐड करो, 3 चीज़ें लेस करो, अपना प्रॉफिट निकाल लो, चाहो तो आप ये फॉलो कर लो। सेम टू सेम ये टनेज टैक्स स्कीम भी क्या है, ऑप्शनल स्कीम है। जैसे 44 एडीए ऑप्शनल थे, वैसे ये ऑप्शनल, और ये टैक्स निकालने का नहीं है, ये इनकम निकालने का तरीका है। इनकम निकालने का जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन होता है ना, वो है ये। तो इनकम निकालेंगे अपन यहाँ पीजीबीपी की इनकम, शिपिंग कंपनी, कौन सी शिपिंग कंपनी? इंडियन शिपिंग कंपनी। अब टनेज इनकम कैसे निकालेंगे? उसके लिए अपन को उस शिपिंग कंपनी के पास जितनी भी शिप है उनके अपन को निकालनी पड़ेगी डेली टनेज इनकम। हर शिप की निकलेगी डेली टनेज इनकम। जैसे मान लो एक इंडियन शिपिंग कंपनी है, उसके बाद 3 शिप है, शिप 1, 2 और 3, तीनों की अपन को निकालनी पड़ेगी DTI, डेली टनेज इनकम। तीनों की निकाल ली आपने, ठीक है, तीनों की डेली टनेज इनकम निकाल ली। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस शिप को आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितने दिन चलाया, नंबर ऑफ डेज इन विच शिप इज ऑपरेटेड इन प्रीवियस ईयर, कितने दिन चलाया, उतने दिन से इंटू कर देना। जैसे शिप 1 आपने मान लो 360 डेज चलाई, तो 360 से शिप 2 चलाई मान लो आपने 100 डेज, शिप 3 आपने 10 डे चलाई, तो नंबर ऑफ डेज से इंटू कर दो और फिर सबका टोटल कर दो। ये आ जाएगी आपकी टनेज इनकम या पीजीबीपी हेड की इनकम। तो आपको हर शिप की क्या निकालनी पड़ेगी, DTI निकालनी पड़ेगी, फिर नंबर ऑफ डेज से इंटू कर दो, ये आपकी टोटल टनेज इनकम आ जाएगी। अब डेली टनेज इनकम कैसे निकलती है वो देख लो। तो उसके लिए अपन को शिप का वेट देखना पड़ता है, टन्स देखने पड़ते हैं, कितने टन की शिप है, और उसके बेस पे डेली टनेज इनकम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो देखो इसमें बता रखा है, अगर किसी शिप का वेट कितना है, 1000 टन तक है, 1000 टन तक है, तो टनेज इनकम कितनी आएगी, ₹74 ईच 100 टन। जैसे मान लो एक शिप का वेट है 1000 टन, तो उसकी इनकम कितनी आएगी बताओ शिप की,
उस शिप की DTI कितनी आएगी, क्योंकि पहले DTI निकालनी है, फिर नंबर ऑफ डेज से इंटू करना है। नंबर ऑफ डेज से तो कर देंगे, जितने दिन चलाई उतने से इंटू कर देंगे, लेकिन DTI निकालनी है। तो 1000 टन का वेट है, तो 1000 टन के लिए बताओ देखो DTI कितनी आएगी, 70 फॉर ईच 100 टन। 70 रुपीज़ इनकम है, लेकिन पर टन नहीं है, पर 100 टन, तो 70/100, तो ये आ गई 700 रुपये। 700 रुपीज़ की इनकम आ गई 1000 टन तक का वेट है। मान लो किसी शिप का वेट है 900 टन, तो इनकम कितनी आएगी बताओ, 900 इंटू 70 फॉर ईच 100 टन, ये आ जाएगी 630 की ये इनकम, 630 की इनकम, इस तरह से इनकम आ जाएगी। अब किसी शिप का वेट 1000 टन से ज़्यादा, लेकिन अप टू 10,000 टन है, 1000 टन से ज़्यादा है, अप टू 10,000 टन है, तो देखो फर्स्ट 1000 टन तक तो आएगी 700, अपने निकाला था, और 1000 टन से जितना ज़्यादा वेट है, 1000 टन से जितना ज़्यादा वेट है उसके लिए 53 फॉर ईच 100 टन, 53 फॉर ईच 100 टन। किसी शिप का वेट मान लो 10,000 से भी ज़्यादा है, अप टू 25 तक है, तो 10,000 टन तक तो इनकम आ जाएगी 5470, निकाल के देख लेना, 5470 आएगी। और 10,000 से जितना ज़्यादा है उसके लिए 42 फॉर ईच 100 टन, 42 फॉर ईच 100 टन। अब किसी शिप का वेट मान लो 25,000 टन से भी ज़्यादा है, तो 25,000 टन तक तो इनकम आएगी 11,770, और उसके ऊपर जितना वेट है उसके लिए 29 फॉर ईच 100 टन, कितनी आएगी, 29 फॉर ईच 100 टन। तो ये एक स्लैब है, इनकम निकालने का स्लैब है, टैक्स निकालने का नहीं, ये इनकम आ रही है। कौन सी इनकम आ रही है, एक शिप की आ रही है डेली टनेज इनकम, पर शिप की निकलेगी, पर शिप की डेली टनेज इनकम निकलेगी। इस तरह से लगा के आपको निकालनी है, 70, 53, 42, 29 और ईच 100 टन का निकलेगा। अब आपको क्या करना है, शिप का अगर आपको टनेज दे रखा है उसको आपको राउंड ऑफ भी करना है। सबसे पहले राउंड ऑफ किस में करना है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 टन। जैसे मान लो एक शिप का वेट दे रखा है 10,162 टन, तो कितना हो जाएगा ये राउंड ऑफ करके 10,200 टन, ये लेना पड़ेगा आपको, 10,200 टन। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 टन में राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 टन में राउंड ऑफ क्यों करना है, क्योंकि देखो ये इनकम कैसे दे रखी है, 70 फॉर ईच 100 टन, 53 फॉर ईच 100 टन, ईच 100 टन की इनकम दे रखी है, तो आपको टनेज को पहले राउंड ऑफ करना है और उसके बाद उस शिप की DTI निकालनी है। अब आप जो टनेज इनकम निकालोगे यहाँ पे, PGBP की जो इनकम निकालोगे, इसमें से आपको कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये फाइनल इनकम मानी जाएगी। जैसे 44 ADA में था ना सेम फाइनल इनकम, ऐसे ये फाइनल इनकम मानी जाएगी, कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी लॉस आप इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते, कोई भी लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप टनेज इनकम निकालते हो ये वाले तरीके से, तो आपके ऊपर मैट का कंसेप्ट नहीं लगेगा, मैट वाला जो कंसेप्ट है वो आपके लगेगा ही नहीं, बस ये इनकम फाइनल मानी जाएगी आपकी। अब इसके बाद अगर आप टनेज टैक्स स्कीम फॉलो करते हो तो कुछ कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, लेकिन ये स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए क्या कंडीशन बता रखी है। सबसे पहले तो आपको अपना बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट कौन सा, वो मैट वाला बुक प्रॉफिट होता है ना, वो निकालना पड़ेगा। हाँ, मैट नहीं पे करना आपको, मैट पे नहीं करना, लेकिन बुक प्रॉफिट निकाल के उसका 20% आपको टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट में डालना है पैसा। टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट है, उस रिजर्व अकाउंट में आपको पैसा डालना है। अब इस रिजर्व अकाउंट को पटके रखना है क्या, पटके नहीं रखना। इस रिजर्व अकाउंट से आप क्या कर सकते हो, या तो उस पैसे को अपने शिपिंग बिजनेस में काम में ले लो, या उस पैसे से 8 साल से पहले 8 ईयर पहले कोई शिप खरीद लो, कोई शिप खरीद लो न्यू, या उसको आप अपने बिजनेस में काम में ले लो। अब मान लो आपने रिजर्व कम बनाया, रिजर्व कैसे कम बनाया आपने, मान लो आपको रिजर्व बनाना था 20 लाख का और आपने बनाया 16 लाख का, तो क्या होगा, आपकी दिक्कत हो जाएगी। टनेज इनकम तो आएगी आपकी, PGBP की इनकम, इसके अलावा आपको एडिशनल इनकम हो जाएगी आपकी कुछ अमाउंट एडिशनल क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, एडिशनल अमाउंट और टैक्सेबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक तो अपन लेंगे रिलीवेंट शिपिंग इनकम, ये रिलीवेंट शिपिंग इनकम क्या होती है बता दूंगा मैं, इनटू करेंगे कितना रिजर्व कम बनाया आपने बताओ, 20 का बनाना था 16 बनाया, तो 4 लाख का रिजर्व कम बनाया, ठीक है, और कितना बनाना था 20 बनाना था, इसको इनटू कर देंगे रिलीवेंट शिपिंग इनकम से, ये आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। कितना रिजर्व कम बनाया, कितना बनाना था, उसे डिवाइड करेंगे और इनटू कर देंगे रिलीवेंट शिपिंग इनकम से, ये आपकी एडिशनल PGBP इनकम आ जाएगी, या डीम्ड इनकम हो जाएगी आपकी। इसके बाद मान लो आप रिजर्व अकाउंट का गलत यूज़ करते हो, रिजर्व अकाउंट में जो पैसा है उससे आप शिप वगैरह खरीद सकते हो, अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उस पैसे से अय्याशी करते हो मान लो, या यूज़ ही नहीं करते 8 साल के अंदर, तो भी आपकी अमाउंट डीम्ड इनकम बन जाएगी, कुछ अमाउंट एडिशनल आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। कितनी होगी, वही रेलिवेंट शिपिंग इनकम इनटू जितना अमाउंट आपने गलत यूज़ किया। मान लो 16 लाख का आपने रिजर्व बना लिया, ठीक है, अब इसमें से आपने 5 लाख रुपीज़ गलत यूज़ कर लिए, तो 5 लाख डिवाइड बाई कितना रिजर्व बनाया था आपने 16 का, डिवाइड बाई 16 से डिवाइड बाई कितना रिजर्व बनाया था उसे डिवाइड कर देंगे, इनटू कर देंगे रेलिवेंट शिपिंग इनकम से, ये आपकी एडिशनल PGBP की इनकम और आ जाएगी। अब ये रेलिवेंट शिपिंग इनकम क्या होती है जिससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो रेलिवेंट शिपिंग इनकम क्या होती है, जो आपकी बुक्स में जो प्रॉफिट आ रहा है शिपिंग बिजनेस का जो प्रॉफिट है, एक तो प्रॉफिट फ्रॉम और शिपिंग एक्टिविटी और एक इंसिडेंटल एक्टिविटी, मतलब शिपिंग बिजनेस की रिगार्डिंग कोई और एक्टिविटी करी सेम उसी बिजनेस की रिगार्डिंग, तो शिपिंग बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो है इनकम टैक्स वाला नहीं, बुक्स वाला शिपिंग बिजनेस का प्रॉफिट है, कपड़ों के बिजनेस का नहीं, शिपिंग बिजनेस का आपका प्रॉफिट है, शिपिंग बिजनेस का प्रॉफिट है, और उसको इस अमाउंट से इंटू करेंगे, ये आपकी एडिशनल PGBP इनकम आएगी।
टनेज इनकम तो आएगी, साथ में ये एडिशनल आ जाएगी अगर आप कंडीशन का वॉयलेशन वगैरह करते हो तो। अब अगला कंसेप्ट अपन देखने वाले हैं जो है टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, सेक्शन 115 यूए में दे रखा है। अब टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट क्या है सेक्शन 115 यूए में? तो जब मोदी जी की पहली बार गवर्नमेंट आई थी 2014 में, उसके बाद ये मोदी जी कंसेप्ट लेके आए थे बिजनेस ट्रस्ट का। देखो इंडिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है या इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट मतलब फ्लैट्स वगैरह वाला या लैंड बिल्डिंग वाला, या इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट मतलब जो कंपनीज क्या बनाती है, ब्रिज बनाती है, रोड वगैरह बनाती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह वाला, तो वो मार्केट काफ़ी बेकार है। काफ़ी बेकार कैसे? बिल्डर लोग होते हैं ना, काफ़ी सारे पैसे खा जाते हैं लोगों के। तो रेजिडेंट तो बिल्कुल भरोसे नहीं करते, तो नॉन रेजिडेंट बेचारा भरोसा कहाँ से करेगा? लेकिन मोदी जी चाहते थे कि इंडिया के इस रियल एस्टेट मार्केट में या इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में नॉन रेजिडेंट भी इन्वेस्ट करे। जब रेजिडेंट इन्वेस्ट करने से डरता है बेचारा, नॉन रेजिडेंट कहाँ से इन्वेस्ट करेगा? तो उन्होंने क्या किया, एक कंसेप्ट बनाया बिजनेस ट्रस्ट का। एक कंसेप्ट बनाया बिजनेस ट्रस्ट का। अब बिजनेस ट्रस्ट कौन होते हैं? दो तरह के होते हैं, तो आरईआईटी और एक आईएनवीआईटी। आरईआईटी मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इनविट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आरईआईटी क्या करते हैं? ये रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, लैंड बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या रियल एस्टेट कंपनीज होती है, जो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, लोधा ग्रुप हो गया, डीएलएफ ग्रुप हो गया, जो रियल एस्टेट का काम करती हैं, उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट मार्केट में। और इनविट क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, जो रोड बनाती हैं, पुल बनाती हैं, ब्रिज वगैरह बनाती हैं, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये होते हैं बिजनेस ट्रस्ट। अब बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स क्या होती हैं? लिस्टेड होती है। हमेशा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स क्या होती हैं? लिस्टेड यूनिट्स होती है। और बिजनेस ट्रस्ट पे पूरा कंट्रोल होता है सेबी का। सेबी इनको रजिस्टर्ड करता है और सेबी इनको रेगुलेट करता है, सेबी इनकी निगरानी रखता है, पूरा कंट्रोल सेबी का है। अब बताओ बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर कोई यूनिट होल्डर भरोसा कर सकता है क्या? हाँ, आराम से भरोसा कर सकता है। क्यों? एक तो यूनिट लिस्टेड है, दूसरा सेबी का पूरा कंट्रोल है, सेबी के अंडर काम कर रहे हैं, सेबी का पूरा कंट्रोल है। तो यूनिट होल्डर अपना पैसा बिना डर के बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर देगा। यूनिट होल्डर जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो चाहे रेजिडेंट, रेजिडेंट भी कर सकते हैं इन्वेस्ट, कोई भी कर सकता है, इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगा? इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करेगा कहाँ? या तो रियल एस्टेट मार्केट में या इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में। या तो रियल एस्टेट मार्केट में करेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा। रीट है तो रियल एस्टेट में करेगा, इनविट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में करेगा पैसा इन्वेस्ट। तो ये इन्वेस्ट करेंगे बिल्डर की कंपनीज में, ठीक है, बिल्डर की कंपनीज में करेंगे। अब बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगा? बिजनेस ट्रस्ट को बोल रखा है कि आप कोशिश करो कि उस बिल्डर की कंपनी में, सामने वाली कंपनी में आप 50% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग लेने का ट्राई करो। क्या करो? सामने वाली कंपनी में 50% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग लेने का ट्राई करो। अगर बिजनेस ट्रस्ट सामने वाली बिल्डर की कंपनी में 50% उससे ज़्यादा की होल्डिंग ले लेता है, 50% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग ले लेता है, वो सामने वाली कंपनी बन जाएगी एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब 50% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग लेने का ट्राई क्यों करना चाहिए इसको? अगर सामने वाली बिल्डर की कंपनी में बिजनेस ट्रस्ट की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा की हो गई, तो पूरा कंट्रोल उस कंपनी में बिजनेस ट्रस्ट का हो गया, उस बिल्डर की कंपनी में पूरा कंट्रोल किसका हो गया? बिजनेस ट्रस्ट का। बिजनेस ट्रस्ट लेगा फिर डिसीजंस, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मान लो होल्डिंग कर दी 50% उससे ज़्यादा की, वो बन गई एसपीवी, वो बिल्डर की कंपनी बन गई अब एसपीवी। अब बिजनेस ट्रस्ट को एसपीवी से क्या मिलेगा बताओ? बिजनेस ट्रस्ट ने पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर्स वगैरह में, तो एसपीवी देगी डिविडेंड। बिजनेस ट्रस्ट को जो डिविडेंड देगी, बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में क्या है? वो एग्जम्प्ट रहेगा। वो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में डिविडेंड क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा। अब बिजनेस ट्रस्ट इस डिविडेंड को आगे यूनिट होल्डर को पास ऑन करेगा। पास ऑन क्यों करेगा? अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो किसने किया था? यूनिट होल्डर ने। बिजनेस ट्रस्ट तो एक बिचौलिया बना हुआ है, यूनिट होल्डर और बिल्डर की कंपनी का बिचौलिया बना हुआ है, ताकि यूनिट होल्डर आसानी से इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि यूनिट होल्डर बिल्डर की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसको डर है कि बिल्डर उसके पैसे खा जाएगा। बिल्डर लोग चोर होते हैं, पैसे खा जाते हैं, तो इस कारण यूनिट होल्डर तो बिचौलिया बना हुआ है, तो डिविडेंड जो भी मिलेगा वो अल्टीमेटली यूनिट होल्डर का है, तो यूनिट होल्डर को पास ऑन कर देगा। तो बिजनेस ट्रस्ट के एंड में डिविडेंड एग्जम्प्ट हो जाएगा। यूनिट होल्डर जब यूनिट होल्डर को बांटेगा डिविडेंड, तो इसमें देखो दो केस है। क्या केस है? अगर जो एसपीवी जिससे डिविडेंड मिल रहा है, जिस एसपीवी से डिविडेंड मिल रहा है, बिजनेस ट्रस्ट नहीं, जिस एसपीवी से डिविडेंड मिल रहा है, वो अगर 115BAA फॉलो कर रही है, तो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा यूनिट होल्डर के एंड में। लेकिन अगर एसपीवी 115BAA फॉलो नहीं कर रही, तो डिविडेंड एग्जम्प्ट। आप लोग इसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, हवा में बनाया हुआ प्रोविजन, बिल्कुल हवा में बनाया हुआ है कि ये डिविडेंड एग्जम्प्ट करती है, जबकि एग्जम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, ये सीधा टैक्सेबल होना चाहिए था। तो बना रखा है, जो कचरा है कचरा चल रहा है, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लो बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी को लोन दे दिया या डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया पैसा, तो बताओ बिजनेस ट्रस्ट को क्या मिलेगा? एसपीवी से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट पे बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में एग्जम्प्ट। अब इंटरेस्ट पे आगे वो यूनिट होल्डर को पास ऑन करेगा, यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इंटरेस्ट क्या होगा? यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब यूनिट होल्डर रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी। अब आप बोलोगे कि नॉन रेजिडेंट ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों करेंगे? देखो नॉन रेजिडेंट ज़्यादा इसलिए करेंगे कि नॉन रेजिडेंट को अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, कम रेट से टैक्सेबल होता है, स्पेशल रेट लग जाएगी 115A वाली। इंटरेस्ट पे तो लग जाएगी मात्र 5% और डिविडेंड पे मात्र 10%। जबकि रेजिडेंट अगर यूनिट होल्डर है तो उनके तो नॉर्मल रेट लगेगी, उनके तो जो जनरल रेट लगती है ना, अगर मान लो कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो स्लैब लगेगा, पर नॉन रेजिडेंट है तो कितना फायदा है, कितनी कम रेट लगेगी? 115A वाली।
तो यूनिट होल्डर कोई भी हो सकते हैं, बाकी नॉन रेजिडेंट के ज़्यादा फायदा रहेगा। अब अदर इनकम का क्या होगा, देखो बिजनेस ट्रस्ट को अब अदर इनकम कौन सी होती है, एक इनकम और होती है, जैसे ये REIT वाला जो बिजनेस ट्रस्ट होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मैंने बताया था ये रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये क्या करता है, यूनिट होल्डर से जो पैसा आया उससे ये लैंड बिल्डिंग भी खरीद लेता है, फ्लैट्स भी खरीद लेता है, बिल्डिंग खरीद ली, फ्लैट्स खरीद लिए इसने, अब बिल्डिंग खरीद ली, फ्लैट्स खरीद लिए और उसको उसने रेंट पे चला दिया, रेंट पे चला दिया उसने बिजनेस ट्रस्ट ने, तो बिजनेस ट्रस्ट को हो रही है रेंटल इनकम, कौन से को, REIT वाले को, REIT वाले को होगी है इनकम, बाकी दूसरे को नहीं होगी। इन्वेस्ट कभी भी नहीं करेगा, इन्वेस्ट बिल्डिंग फ्लैट्स में कौन करेगा, REIT वाला करेगा, इन्वेस्ट तो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में करेगा, तो REIT वाले को क्या होगी, खुद ने उसने क्या खरीद लिए, बिल्डिंग फ्लैट्स खरीद लिए और उससे रेंट मिल रहा है उसको, तो रेंट भी अल्टीमेटली किसका है, यूनिट होल्डर का, पैसा तो यूनिट होल्डर ने लगा रखा है ना, तो यूनिट होल्डर को देगा, तो बिजनेस ट्रस्ट के एंड से वो रेंट भी क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, और यूनिट होल्डर के एंड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसके अलावा कोई और इनकम हुई तो, कोई और इनकम कैसे, बिजनेस ट्रस्ट को कैपिटल गेन भी हो सकता है, बिजनेस ट्रस्ट ने बिल्डर की कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, शेयर सेल कर दिए, बिजनेस ट्रस्ट ने लैंड बिल्डिंग सेल कर दी, कैपिटल गेन हो गया। इसके अलावा बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट डिविडेंड भी मिल सकता है, अदर देन SPV, अदर देन SPV मतलब मान लो बिजनेस ट्रस्ट ने एक कंपनी ABC में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 10% की होल्डिंग है बस, इससे मान लो इंटरेस्ट मिल रहा है बिजनेस ट्रस्ट को, या इससे डिविडेंड मिल रहा है, SPV से नहीं मिल रहा, किसी दूसरी कंपनी से जिसमें बिजनेस ट्रस्ट की होल्डिंग कम है उससे मिल रहा है इंटरेस्ट डिविडेंड, मिल सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारी SPV बनेंगी, किसी कंपनी में बिजनेस ट्रस्ट की होल्डिंग है ही नहीं मान लो, या कम है होल्डिंग, और उस कंपनी से इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह मिल रहा है मान लो, तो वो सब बन जाएगी अदर इनकम। और कोई इनकम भी हो सकती है, देखो बिजनेस ट्रस्ट को जनरली तो यही होती है, और कोई इनकम नहीं हो सकती, आप बोलोगे लॉटरी वगैरह, ऐसा होगा नहीं कि बिजनेस ट्रस्ट लॉटरी खेलेगा, बाकी कोई और इनकम तो होगी नहीं, बस होगी तो यही होगी, कैपिटल गेन होगा या तो, या अदर देन SPV से इंटरेस्ट डिविडेंड होगा, ठीक है, ये इनकम होगी, तो इसका क्या होगा, इसका बिजनेस ट्रस्ट के एंड में टैक्सेबल और यूनिट होल्डर के एंड में एग्जम्प्ट। तो कुल मिला के क्या है, यूनिट होल्डर के एंड में 3 इनकम टैक्सेबल है, कौन कौन सी, इंटरेस्ट फ्रॉम SPV, डिविडेंड फ्रॉम SPV, डिविडेंड एक कंडीशन है, और तीसरा रेंटल इनकम फ्रॉम REIT, ये 3 इनकम तो यूनिट होल्डर के एंड में टैक्सेबल है, बिजनेस ट्रस्ट के एंड में एग्जम्प्ट है, और बाकी कोई भी इनकम बिजनेस ट्रस्ट के एंड में टैक्सेबल है और यूनिट होल्डर के एंड में एग्जम्प्ट है। ये था ही कंसेप्ट। अब बिजनेस ट्रस्ट तो मैंने बता ही दिया क्या होता है, इसके बाद यूनिट होल्डर क्या होता है, जो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस ट्रस्ट के शेयर्स नहीं होते, बिजनेस ट्रस्ट की सिक्योरिटीज नहीं होती, उसकी होती है यूनिट्स, क्या होती है यूनिट्स, ठीक है। इसके अलावा SPV कौन बनती है, जिसमें बिजनेस ट्रस्ट की होल्डिंग 50% है, उससे ज़्यादा चली जाती है, ठीक है। अब बिजनेस ट्रस्ट जो है इसका टैक्सेशन कैसे होगा, बिजनेस ट्रस्ट के एंड में, यूनिट होल्डर के एंड में किस रेट से होगा, सब कुछ अपन देखने वाले हैं डिटेल में, ये तो मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया। साथ साथ अपन TDS भी देखेंगे, TDS क्यों देखेंगे, जो TDS के प्रोविजन है, वैसे तो आपका एक अलग से चैप्टर बना हुआ है TDS का पूरा वहाँ कवर्ड है, पर बिजनेस ट्रस्ट के, इन्वेस्टमेंट फंड के और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के जो TDS के सेक्शन है साथ साथ दे रखे, इनका क्वेश्चन अगर आता है TDS का भी, तो अगर इनका क्वेश्चन आया बिजनेस ट्रस्ट का, उसी में TDS घुसा देते हैं, मतलब इनका जो TDS वाला क्वेश्चन आएगा ना TDS चैप्टर से, उसमें कभी भी इनका TDS का क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, इनका TDS अगर पूछा गया तो इन्हीं के क्वेश्चन में आएगा साथ में, तो साथ साथ TDS भी देखेंगे। TDS मतलब पेयर काटता है, TDS पेई का, पेयर मतलब जो पेमेंट कर रहा है, अगर सामने वाले के लिए इनकम टैक्सेबल है तो वो उस इनकम में से कुछ उसका TDS, सामने वाले का TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, तो वो होता है TDS। और TDS चैप्टर में मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, या थोड़ा बेसिक बता दिया मैंने, तो TDS प्रोविजन भी अपन यहाँ देखेंगे कि किसको TDS काटना है, कब काटना है, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले डिविडेंड इनकम बिजनेस ट्रस्ट के एंड में तो एग्जम्प्ट हो जाएगी, किससे मिल रही है डिविडेंड इनकम, SPV से, SPV वाला डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट के एंड में एग्जम्प्ट, और SPV को कोई TDS काटने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, जब बिजनेस ट्रस्ट के एंड में डिविडेंड एग्जम्प्ट ही है तो एग्जम्प्ट इनकम पे कभी TDS नहीं कटता, तो SPV को कोई TDS काटने की जरूरत नहीं है। अब यूनिट होल्डर के एंड में क्या होगा, 2 केस थे, अगर SPV 115BAA फॉलो करती है तो टैक्सेबल, नहीं करती कोई, मतलब SPV 115BAA फॉलो नहीं करती, अदर केस है तो एग्जम्प्ट। अब टैक्सेबल है तो टैक्सेबल किस रेट से होगा, अगर यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, NRFC मतलब नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी तो 10%, और अगर रेजिडेंट यूनिट होल्डर है तो जनरल रेट मतलब इंडिविजुअल का अपना वो स्लैब लग जाएगा। कोई यूनिट होल्डर मान लो कोई कंपनी है, ऐसा हो कंपनी है मान लो कोई यूनिट होल्डर, तो कंपनी की जो रेट है वो लग जाएगी, बस नॉर्मल रेट लग जाएंगी, ठीक है। अब बिजनेस ट्रस्ट को TDS काटने की जरूरत भी है, क्योंकि इनकम टैक्सेबल यूनिट होल्डर के एंड में, तो बिजनेस ट्रस्ट TDS कहाँ काटता है, 194 LBA, बिजनेस ट्रस्ट को TDS कहाँ काटना पड़ता है, उसके लिए एक सेक्शन बना दिया 194 LBA, 194 LBA में बिजनेस ट्रस्ट TDS काटता है। किस रेट से TDS काटेगा, देखो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में तो क्या है, TDS के केस में बिल्कुल सही तरीका होता है, जितना उनका टैक्स बनता है उतना TDS काट लो, बात ही खत्म। लेकिन रेजिडेंट के लिए TDS की कोई फिक्स रेट नहीं होती, किसी सेक्शन में आपको 2% मिलेगी, किसी में 10% मिलेगी, किसी में 5 मिलेगी, अलग अलग रेट होती है। तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर आप पेमेंट करते हो तो उससे पूरा TDS कट जाता है, अपन उसको पूरा TDS काट के पेमेंट करते हैं, क्योंकि उस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को कोई भरोसा नहीं है, एक बार उसको पैसा मिलेगा टैक्स नहीं पे करेगा वो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा, गवर्नमेंट उसकी रिकवरी कैसे करेगी, तो पेयर से ही उसका TDS कटवा लेती है, पूरा पेयर से उसका पूरा TDS कटवा लेती है। कुछ लोग TDS को डबल टैक्सेशन समझ लेते हैं, डबल टैक्सेशन नहीं होता, TDS अगर सामने वाले का कट जाता है ना
जब सामने वाला रिटर्न भरता है ना, उसका टोटल टैक्स आया, माइनस कर देते अपन टीडीएस, फिर आता है नेट टैक्स पेबल, फिर उसको नेट टैक्स पे करना पड़ता है। टीडीएस को उसको क्रेडिट मिल जाता है। ऐसा मत सोचना टीडीएस डबल टैक्स है, ये भी देना पड़ता है वो भी देना पड़ता है। ये आपका जो टैक्स बन रहा है उसी को काटा जा रहा है, उसी में से कुछ काटा जा रहा है अमाउंट। तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का तो पूरा कट जाता है। रेजिडेंट के केस में टैक्स रेट हालांकि ज़्यादा होती है 30%, 25%, लेकिन टीडीएस की रेट कम होती है 2%, 5%, 10%। टीडीएस इसलिए काटते हैं, एक तो गवर्नमेंट को पैसा पहले मिल जाता है टैक्स का, दूसरा ट्रांजेक्शन ट्रेस हो जाता है, ट्रांजेक्शन भी ट्रेस हो जाता है, तो दो फायदे हो जाते हैं गवर्नमेंट के। तो अब बिजनेस टैक्स टीडीएस काटेगा, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का जितना टैक्स बना उतना टीडीएस काट लेगा। 10% टैक्स बना 10% टीडीएस। हाँ, एक चीज और है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का मैंने बोला जितना टैक्स उतना टीडीएस, उसे बोलते हैं रेट्स इन फोर्स। तो 10% टीडीएस नहीं कटेगा, 10 प्लस सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज भी लगाएंगे और सेस लगाएंगे 4% का पूरा टैक्स काटेंगे। 10% की रेट है लेकिन इसमें सरचार्ज तो लगता ही है, सरचार्ज लगता है, लिमिट क्रॉस हो जाती है तब लगता है, और सेस तो हमेशा लगता ही है। तो वो सब जोड़ के टीडीएस काट लेते हैं पूरा। तो ये खाली टैक्स की रेट लिखी है मैंने यहाँ पे, सरचार्ज सेस तो जो लगेगा वो अलग लगेगा। अब रेजिडेंट के केस में टीडीएस किस रेट से काटेगा? बिजनेस ट्रस्ट 10% की रेट से। हाँ, रेजिडेंट के केस में अपन सरचार्ज सेस जोड़ते नहीं है, खाली नॉन रेजिडेंट के केस में होता है ऐसा, जितना टैक्स उतना टीडीएस। रेजिडेंट के केस में 10% की रेट से टीडीएस काटेगा। अगला, बिजनेस ट्रस्ट को एसपीवी से इंटरेस्ट मिल रहा है, बिजनेस ट्रस्ट के एंड में क्या देता है एग्जाम, एसपीवी को कोई टीडीएस नहीं काटना, ठीक है। यूनिट होल्डर के एंड में टैक्सेबल हो जाएगा, किस रेट से? अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी यूनिट होल्डर तो ओनली 5%, ओनली 5%। ये स्पेशल रेट है। ये स्पेशल रेट कहाँ दे रखी है? एनआर टैक्सेशन के चैप्टर में दे रखी है, 115A वाले सेक्शन में। 115A सेक्शन में काफ़ी सारी स्पेशल रेट दे रखी है नॉन रेजिडेंट के लिए, वहाँ कवर है। लेकिन अपन यहीं पढ़ लिए इसको, क्योंकि यहाँ साथ साथ हो रहा था, बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन आता है तो सब कुछ मिक्स होकर आ सकता है, तो साथ साथ ही देखना पड़ रहा है अपन को। अब टीडीएस बिजनेस ट्रस्ट कहाँ काटेगा? वही 194 एलबीए में काटेगा। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का तो जितना टैक्स बना उतना टीडीएस काट लेगा, और रेजिडेंट का कितना काटेगा? यहाँ 10%। रेजिडेंट का 10 है, ऊपर भी 10 था, डिविडेंड पे भी और इंटरेस्ट पे भी 10 है। तीसरा, रेंटल इनकम होती है आरईटी वाले ट्रस्ट को, बिजनेस ट्रस्ट को तो एग्जाम होगी, जो पे करेगा रेंट उसको कोई टीडीएस नहीं काटना, लेकिन यूनिट होल्डर के एंड से टैक्सेबल हो जाएगी। अब टैक्सेबल होगी तो कैसे होगी? नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में नॉर्मल रेट और अदर्स के केस में भी नॉर्मल रेट। यहाँ नॉर्मल रेट है, यहाँ नॉर्मल रेट लगेगी। अगर मान लो इंडिविजुअल है तो स्लैब लग जाएगा, जनरल रेट जो भी है वो लग जाएंगे, कोई स्पेशल रेट नहीं लगेगी। जनरल रेट या तो या कंसेशनल का ऑप्शन दे रखा है, कंसेशनल रेट लगा लो बस, वो नॉर्मल रेट लगेगी। अब बिजनेस ट्रस्ट को टीडीएस भी काटना है क्योंकि सामने वाले के लिए इनकम टैक्सेबल है, 194 एलबीए में काटेगा बिजनेस ट्रस्ट। किस रेट से काटेगा? नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का जितना टैक्स बना उतना टीडीएस। रेट्स इन फोर्स मतलब जितना टैक्स बना उतना टीडीएस। नॉर्मल टैक्स रेट से जो भी टैक्स बना निकाल लो, स्लैब लगा के निकाल लो या तो, और फॉरेन कंपनी है तो 35% वगैरह वगैरह लगा लो, सरचार्ज सेस वगैरह लगा के रेट्स इन फोर्स से जितना टैक्स बना उतना टीडीएस। लेकिन अदर्स हैं, रेजिडेंट है तो 10, रेजिडेंट के लिए तो 10 है, तीनों जगह क्या है 10%, तीनों केस। अब कोई और इनकम होती है बिजनेस ट्रस्ट को, तो बिजनेस ट्रस्ट के एंड में हो जाती है टैक्सेबल, और यूनिट होल्डर के एंड में क्या हो जाती है? वो एग्जाम। यूनिट होल्डर के एंड में तो वो एग्जाम, बिजनेस ट्रस्ट के एंड पे टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल कैसे होती है? अगर बिजनेस ट्रस्ट को कोई कैपिटल गेन्स की स्पेशल इनकम हो रही है, 112 वाला एलटीसी जो हो रहा है, तो 112 वाली रेट लगा देना, वही 12.5 वगैरह। नई रेट तो 12.5 है, पहले तो दूसरी होती थी। एसटीसी जो है 111 वाला तो 20%। इनकी ओल्ड रेट भी मैंने आपको बता रखी है। कहाँ बता रखी है ओल्ड रेट? ओल्ड रेट तो मैंने कैपिटल गेन चैप्टर में दोनों बताई हैं, दोनों बताई थी मैंने वहाँ, क्योंकि करंट ईयर में चेंज हुई थी तो दोनों बताई थी। यहाँ मैंने एक बता दी। और कोई इनकम होती है बिजनेस ट्रस्ट को, और कोई इनकम मतलब अदर डिविडेंड, अदर इंटरेस्ट, उन सब पे लग जाएगा एमएमआर। एमएमआर लग जाएगा, सीधा क्या लगा देना एमएमआर। एमएमआर मतलब 42.744%, 42.744% लगा देना। इसमें 42.744 में इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, सेस भी इंक्लूड है और सरचार्ज भी, फिर अलग से मत कर देना कि सरचार्ज और सेस अलग से इंक्लूड करो, वो ऑलरेडी इंक्लूड है 42.744 में। हाँ, इनमें नहीं है, इनमें तो लगाते हैं अपन एलटीसी जीएसटीसी में। अब आप बोलोगे यार 112A क्यों नहीं लिखा? देखो 112A सेक्शन के बाद में आया था, बिजनेस ट्रस्ट आया था 2014 में, 112A शायद 2018 के आसपास आया था। गवर्नमेंट इस कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, तो इस सेक्शन में अमेंडमेंट करना भूल गई गलती से, तो ये लिखना भूल गई, जबकि ये लिखा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो स्पेशल रेट का सेक्शन है, वो भी तो सभी को ओवरराइड करता है। तो 112A लिखना होना चाहिए था, और 112A पे भी 12.5 लगाते, और जितना अमाउंट उसमें क्या होता है अपन को एक एग्जेम्पशन भी मिलती है, उस अमाउंट से ज़्यादा पे 12.5 लगा देते, ठीक है। पर लिखा नहीं तो अपन क्या करें? अब क्या करें? अब तो देखो दोनों ऑप्शन, ऐसा कभी होगा नहीं कि क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि बिजनेस ट्रस्ट का टैक्स निकालना है, वहाँ 112A वाला कैपिटल गेन हो रहा है बिजनेस ट्रस्ट को दे देगा, ऐसा होगा ही नहीं। पहली बात तो गलती से हो भी जाए तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, कि एक तो गवर्नमेंट ने गलती कर रखी है तो ठीक कर दो, दूसरा तरीका है कि अदर इनकम मान के एमएमआर लगा दो उस पर, कुछ भी कर दो, दोनों में मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी है नहीं, क्योंकि इसमें गलती हो रखी है। वो ठीक ही नहीं करती गवर्नमेंट को लगता है ज़्यादा काम का कंसेप्ट है नहीं, छोड़ो क्या ध्यान देंगे इसमें, तो इसको ऐसे का ऐसा पटक रखा है। तो ये गलती से लिखना भूल गई, ये लो बनाने वालों की क्या है गलती, उन्होंने काफ़ी गलतियां कर रखी है, तो छोटी सी गलती है ये, तो कुछ गलती है ही नहीं, इससे काफ़ी बड़ी बड़ी भयंकर गलतियां, भयंकर कचरा इनकम टैक्स में उन्होंने कर रखा है। तो ये सब तो कब ठीक होंगी? जब नया एक्ट आ जाएगा ना अपना, नए एक्ट में सारी कुछ ठीक होंगी।
अब अदर पॉइंट बता रखा है, बिजनेस ट्रस्ट जो इनकम यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो यूनिट होल्डर के लिए सेम नेचर की मानेंगे। सेम नेचर मतलब बिजनेस ट्रस्ट को अगर वो कैपिटल गेन है तो यूनिट होल्डर के लिए कैपिटल गेन बनेगा। बिजनेस ट्रस्ट के लिए वो अगर डिविडेंड है तो यूनिट होल्डर के लिए डिविडेंड। ऐसा नहीं कि बिजनेस ट्रस्ट के लिए डिविडेंड बना दो, यूनिट होल्डर के लिए उसको इंटरेस्ट बना दो, ऐसा नहीं होगा। सेम नेचर की मानी जाएगी और सेम प्रपोर्शन। अब सेम प्रपोर्शन का मतलब क्या है? सेम प्रपोर्शन का मतलब देखो, जैसे मान लो एक बिजनेस ट्रस्ट है, इसकी टोटल इनकम हो रही है 10 CR की। 10 CR में मान लो इसका इंटरेस्ट फ्रॉम SPV है 2 CR का, और अदर इनकम है इसकी, अदर इनकम मतलब अदर इंटरेस्ट, अदर डिविडेंड या कैपिटल गेन वगैरह की, वो है मान लो 8 CR की। ऐसा मान लो एक बार। अब बिजनेस ट्रस्ट का एक यूनिट होल्डर है अमन। अमन कौन है? यूनिट होल्डर है। अमन है यूनिट होल्डर। बिजनेस ट्रस्ट ने इसको 1 लाख रुपीज़ दिए, 1 लाख रुपीज़ इसको डिस्ट्रीब्यूट किए। बिजनेस ट्रस्ट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना यूनिट होल्डर को, अल्टीमेटली तो उनका पैसा है। तो अमन को टोटल 1 लाख दे दिए बिजनेस ट्रस्ट ने अमन के बैंक अकाउंट में। अब अमन इस 1 लाख को क्या माने? 1 लाख को क्या माने? तो सेम प्रपोर्शन करेगा इसका। अमन 1 प्रपोर्शन करेगा। कैसे करेगा? 1 लाख में 2 टुकड़े करेगा। 1 लाख इंटू, देखो बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम थी 10 करोड़, जैसे 2 करोड़ था इंटरेस्ट फ्रॉम SPV, तो अपन क्या करेगा? 2/10, 2/10 तो होगा इंटरेस्ट फ्रॉम SPV, और बाकी 8/10 क्या हो गया? बाकी बैलेंस अदर इनकम। तो 20,000 तो अमन भी क्या मानेगा? इंटरेस्ट फ्रॉम SPV, और 80,000 मानेगा अदर इनकम। ऐसे करना है अमन को प्रपोर्शन। बिजनेस ट्रस्ट अमन को पूरा स्टेटमेंट देगा कि बिजनेस ट्रस्ट को टोटल इनकम कितनी कितनी हुई है, उसमें कौन कौन सी इनकम कितनी कितनी है। उस प्रपोर्शन में अमन जितना पैसा आया हुआ है उस सबको बांट देगा। तो सेम नेचर और सेम प्रपोर्शन की इनकम मानी जाएगी अमन के हैंड में। ऐसा नहीं कि अमन 1 लाख को अदर इनकम दिखा दे और पूरा एक, ऐसा नहीं। सेम नेचर सेम प्रपोर्शन में मानी जाएगी, ऐसा नहीं कर सकता। सेम नेचर सेम प्रपोर्शन। आगे बता रखा है एक वाहियात पॉइंट है, ज़्यादा काम का नहीं है, दोनों पॉइंट साथ में लिंक है, वैसे बता देता हूँ क्या। बिजनेस ट्रस्ट ने क्या किया? देखो ऊपर जो इनकम होती है, ऊपर सब अपने सारी इनकम देख ली, डिविडेंड फ्रॉम SPV, इंटरेस्ट फ्रॉम SPV, रेंटल इनकम RIT वाली, इसके अलावा अदर इंटरेस्ट, अदर डिविडेंड और कैपिटल गेन वगैरह, इन सब का तो अपन ने देख लिया। ये सब तो बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या होता है अपन ने देख लिया। 3 इनकम तो यूनिट होल्डर के एंड में टैक्सेबल होती है, बाकी सारी बिजनेस ट्रस्ट के एंड में टैक्सेबल होती है, ये अपन ने देखा। अब मान लो बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को ऐसे ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका तो सब अपन ने टैक्सेशन देख लिया। लेकिन बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को एक्स्ट्रा पैसा ऐसे ही दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है, खुशी में, किसी खुशी में दे रहा है। बिजनेस ट्रस्ट ने मान लो बिल्डर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, बिल्डर की कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ गए, बिजनेस ट्रस्ट की भी वैल्यू बढ़ गई, बिजनेस ट्रस्ट खुश हो गया। तो बिजनेस ट्रस्ट ने मान लो अमन को ऐसे ही 60,000 रुपये पकड़ा दिए। अमन यूनिट होल्डर है और उसको 60,000 रुपीज़ पकड़ा दिए ऐसे ही। तो ये एक्स्ट्रा ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या होगा इससे? यूनिट होल्डर की अदर सोर्स की इनकम बना देंगे। कितनी बनाएंगे? 60,000 नहीं बनाएंगे, अपन देखेंगे ये अमन ने यूनिट कितने में खरीदी थी। मान लो अमन ने यूनिट्स खरीदी थी 50,000 रुपये में, मान लो 50,000 में खरीदी थी अमन ने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स। तो जितने में अमन ने यूनिट खरीदी थी उससे एक्स्ट्रा कितना दे दिया? एक्स्ट्रा देखो कितना दे दिया, 10,000 यह बन जाएगी अदर सोर्स की अमन की इनकम। आप बोलोगे फिर ये 50,000 का क्या होगा? अमन के तो फायदा हो गया, फ्री में 60,000 रुपये मिल गए और अपन इनकम तो 10,000 बनाई है। तो 50,000 का भी देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन पागल लोगों ने, इन पागल लोगों का एकदम कचरा दिमाग दिखाता हूँ मैं आपको क्या किया। इसको भी टैक्सेबल किया पर इसको अलग तरीके से टैक्सेबल किया। इन्होंने बोला ये 50,000 जो है, मतलब बिजनेस ट्रस्ट ने खुशी में परचेज प्राइस तक जितना अमाउंट दे दिया अमन को, परचेज जितनी अमन ने परचेज करी थी उसको तो भूल जाओ एक बार, उससे एक्स्ट्रा जितना दिया उसको तो अदर सोर्स की इनकम बना दो अमन की। अब परचेज प्राइस तक जितना अमाउंट दिया था वो अमन का टैक्सेबल होगा, लेकिन कब होगा? जब अमन उस बिजनेस ट्रस्ट की जो यूनिट्स उसने हेल्ड कर रखी है अगर फ्यूचर में सेल कर देगा तब टैक्सेबल। जब अमन यूनिट होल्डर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट सेल करेगा तो क्या होगा बताओ? कैपिटल गेन आएगा, सेल माइनस कॉस्ट करोगे। तब आप क्या करना, कॉस्ट में से, कॉस्ट कितनी थी? 50,000 की परचेज करी थी, 50,000 में से ये आप अमाउंट 50,000 का अमाउंट है ना, ये यहाँ लेस कर देना, कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी। कॉस्ट जीरो होगी तो अपने आप कैपिटल गेन ज़्यादा आएगा, अपने आप ज़्यादा आएगा, अपने आप टैक्सेबल हो जाएगी। जबकि ये पागल लोग क्या कर सकते थे, पूरा का पूरा पहले ही बना देते अदर सोर्स की इनकम, बाद में लेस करने का क्या फायदा, पहले ही कर देते, काम खत्म। पर इनका उल्टा सीधा दिमाग चलता है तो उल्टा सीधा काम किया इन्होंने, ये उल्टा सीधा काम कर रखा है। तो बिजनेस ट्रस्ट ऐसे ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई ऊपर वाली इनकम की बात नहीं हो रही, ऐसे ही कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसी खुशी में। तो परचेज प्राइस से जितना एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट किया वो बन जाएगी यूनिट होल्डर की अदर सोर्स की इनकम। डिफरेंस अमाउंट जो बची, परचेज प्राइस तक अमाउंट जो बची, जब अमन यूनिट सेल करेगा बिजनेस ट्रस्ट की तब कॉस्ट में से कम कर लेंगे, परचेज प्राइस में तब कम कर लेंगे। अब अमन बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट सेल करेगा तो उसको STCG भी हो सकता है और LTCG भी हो सकता है। STCG होता है तो 111A में जाता है क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स लिस्टेड होती हैं और ये शेयर मार्केट का असेट है बिजनेस ट्रस्ट, याद करो 111A में कवर्ड है। और अगर LTCG होता है 112A में जाता है, वो 3 असेट में आता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो वहाँ जाता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट बता रहा है बिजनेस ट्रस्ट को कंपल्सरी अपनी ROI रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी, कंपल्सरी फाइल करनी है इसको। अब अपन आते हैं अगला टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट फंड का टैक्सेशन 115 UB।
अब ये इन्वेस्टमेंट फंड भी क्या है, यहाँ बिचौली है। जैसे बिजनेस ट्रस्ट बिचौली है, ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड बिचौली है। किसके बीच के हैं? इन्वेस्टर और एक स्टार्टअप कंपनीज होती है, उनके बिचौली होते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं, ये क्या करते हैं? पैसा उठाते हैं। म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं, ये इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं और उस पैसे को स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? ये वेंचर कैपिटल फंड होते हैं ना, VC। तो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहाँ? स्टार्टअप कंपनीज में। अब स्टार्टअप कंपनीज में क्या है? तगड़ा रिस्क होता है और रिटर्न भी तगड़ा होता है स्टार्टअप में। आपको पता है 99% स्टार्टअप तो बर्बादी के कगार पे, 1% स्टार्टअप प्रॉफिट में होंगे मुश्किल से। तो इन इन्वेस्टमेंट फंड को क्या होता है? ये खतरों के खिलाड़ी होते हैं, स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इनको तगड़ा तो रिस्क होता है, लेकिन तगड़ा रिटर्न भी होता है और तगड़े लॉस भी होते हैं, इनको लॉस भयंकर होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फंड में आप बोलोगे पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? देखो अमीर लोगों के पास अथाह पैसा है, वो पैसे करेंगे क्या? कुछ ना कुछ करते रहते हैं। किसी ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, किसी ने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, तो उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, चलो मजे ले लेते हैं पैसे के। तो मजे लेके कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट फंड को इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट फंड क्या करते हैं? स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टअप कंपनीज होती है ना काफ़ी सारी, आपने अगर शार्क टैंक इंडिया देख रखा होगा, स्टार्टअप में आती हैं। तो वहाँ स्टार्टअप में कुछ लोग तो इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो वो जो शार्क टैंक इंडिया के जज हैं, अमन वगैरह, पीयूष वगैरह, वो इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं। वो नहीं है इन्वेस्टमेंट फंड। एक होते हैं इन्वेस्टमेंट फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टअप में। और इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं ना, ये भी अमीर होते हैं। अमीर कैसे? ये VCF में जो वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, 1 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सब मैं थोड़ा ज्ञान की बातें बता रहा हूँ आपको। तो ये बर्बाद भी भयंकर होते हैं इन्वेस्टमेंट फंड वाले। तो इन्वेस्टमेंट फंड को इनकम होगी, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल गेन वगैरह होगा, अदर सोर्स की इनकम भी होगी और बिजनेस की इनकम भी होगी इनको। तो बिजनेस की इनकम तो इनके हैंड में टैक्सेबल होगी। अगर इनका कोई बिजनेस है तो बिजनेस से जो इनकम हो रही है वो तो इनके हैंड में टैक्सेबल होगी। इसके अलावा अब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फंड को जो भी इनकम होगी सारी की सारी वो यूनिट होल्डर को दे देंगे। अल्टीमेटली तो पैसा तो इन्हीं का है, यूनिट होल्डर का। ये तो बिचौली है इन्वेस्टमेंट फंड। तो अब यूनिट होल्डर के हैंड में क्या है? सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी बिजनेस को छोड़ के। बिजनेस की इनकम पे तो इन्वेस्टमेंट फंड खुद टैक्स देगा। बाकी जो अदर सोर्स की इनकम है या कैपिटल गेन की इनकम है वो यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगी। स्टार्टअप को सैलरी की इनकम नहीं होती, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड को सैलरी की इनकम नहीं होती। ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड को हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में होगी, वो भी नहीं होगी। मेनली क्या होगी? PGBP, कैपिटल गेन अदर सोर्स। तो कैपिटल गेन अदर सोर्स मतलब डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड वगैरह, वो सब किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? यूनिट होल्डर। और PGBP की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के खुद के हैंड में टैक्सेबल होगी। अब टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में देखो PGBP इनकम टैक्सेबल होगी। कैसे होगी? जनरल रेट मतलब कंपनी के 25-30, फर्म के 30 और कोई अदर इन्वेस्टमेंट फंड है। इन्वेस्टमेंट फंड वैसे कंपनी के फॉर्म में होते हैं जनरली, अदर होंगे ही नहीं कि ट्रस्ट के फॉर्म में हो गया या AOPBI में हो गया। अगर ऐसा हुआ तो फिर MMR लग जाएगा, ऐसा होगा नहीं, उन पर MMR लग जाएगा। यूनिट होल्डर के हैंड में एग्जाम PGBP इनकम। अब अदर इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में एग्जाम, यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल कैसे? नॉर्मल रेट, डिविडेंड इंटरेस्ट पे जो नॉर्मल रेट लगती है वो लगेगी। कैपिटल गेन पे जो कैपिटल गेन की रेट लगती है 111A वाला तो 111A, 112A वाला तो 112A, 112 है तो 112, जो भी है वो लग जाएगी। वो है मतलब नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट से मतलब ऐसा नहीं कि कैपिटल गेन पे भी लगा दो स्लैब, ऐसा नहीं, जो है रेट वो रेट लग जाएगी। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट फंड को TDS भी काटना, कहाँ काटता है TDS? ये 194 LBB। बिजनेस ट्रस्ट काटता था 194 LBA, ये कहाँ काटता है? 194 LBB। कैसे काटेगा? यूनिट होल्डर कौन है? नॉन रेजिडेंट फॉर्म कंपनी, तो जितना टैक्स होता है TDS, जितना टैक्स बना होता है TDS काट लेगा। लेकिन रेजिडेंट है तो रेजिडेंट पे TDS कितना काटता है? 10। बिजनेस ट्रस्ट भी 10 काटता था रेजिडेंट का TDS, ये भी 10 काटता है। ये भी कितना काटता है? 10 काटता है। अब इसमें एक पॉइंट और है इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। पॉइंट क्या है? देखो PGBP की इनकम पे तो इन्वेस्टमेंट फंड खुद टैक्स देगा, लेकिन अदर इनकम पे टैक्स इसको देना यूनिट होल्डर को। तो मान लो किसी इन्वेस्टमेंट फंड वाले को अदर इनकम होती है 10 CR की, 10 CR की अदर इनकम। PGBP की बात नहीं कर रहा, PGBP तो वो खुद टैक्स देगा। यूनिट होल्डर के हैंड में एग्जाम पे बात खत्म। अदर इनकम 10 CR होती है और इसने क्या किया? 6 CR यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया करंट ईयर में। 4 CR खुद के पास रख लिया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अभी। तो बताओ यूनिट होल्डर को कितने पे टैक्स देना है? पूरे 10 CR पे देना है, अदर इनकम पे पूरे पे देना है। ये माना जाएगा कि जो बैलेंस 4 CR है वो इन्वेस्टमेंट फंड ने प्रीवियस ईयर के लास्ट डे 31 मार्च को क्रेडिट कर दिए यूनिट होल्डर के अकाउंट में, या यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर दिए। यूनिट होल्डर को ट्रांसफर कर दिए, पूरा ट्रांसफर माना जाएगा, ये माना जाएगा। ड्यू बेसिस पे पूरी अमाउंट पे टैक्स देना है। ये पॉइंट बिजनेस ट्रस्ट में नहीं था। बिजनेस ट्रस्ट में क्या था? यूनिट होल्डर के हैंड में जितना अमाउंट रिसीव हो जाता है ना, रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होता है, पूरा टैक्सेबल नहीं होता। अगर बिजनेस ट्रस्ट ने मान लो कम डिस्ट्रीब्यूट किया है तो जितना डिस्ट्रीब्यूट किया उतना ही टैक्सेबल होता है। कम डिस्ट्रीब्यूट किया है, पूरा कर दिया तो पूरा हो जाता है, कम करा तो कम होता है। जो इनकम टैक्सेबल होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो एग्जाम्प्ट है तो वो एग्जाम्प्ट ही है, लेकिन जो टैक्सेबल होती है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट फंड में जो इनकम टैक्सेबल है यूनिट होल्डर के हैंड में पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे डिस्ट्रीब्यूट कम करी हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूट कम करी हो। एक पॉइंट ये तो अपन ने देख लिया था, सेम नेचर की मानेंगे सेम प्रपोर्शन। जिस नेचर की बिजनेस ट्रस्ट क्या बोलते हैं, जिस नेचर की इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में, उसी नेचर की यूनिट होल्डर के हैंड में इनकम मानी जाएगी। अब यहाँ पे मैंने बताया इन्वेस्टमेंट फंड को भारी लॉस होते हैं, लॉस भयंकर होते हैं। तो देखो लॉस ज़्यादा होंगे इन्वेस्टमेंट फंड को। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फंड खुद क्या करेगा? सेट ऑफ करेगा। सेट ऑफ वो खुद कर लेगा। सेट ऑफ वो अपने अकॉर्डिंग कैसे भी मार सकता है। कैसे मार सकता है? जैसे सेट ऑफ के प्रोविजन है ना, या तो इंट्रा हेड सेट ऑफ मारेगा, मतलब सेम हेड से सेट ऑफ मारेगा। सेम हेड से पॉसिबल नहीं है तो डिफरेंट हेड से मारेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? फिर कैरी फॉरवर्ड की बात। अब कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं खाली कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ।
सेट ऑफ तो इन्वेस्टमेंट फंड खुद मार देगा जैसे जैसे मारना है करंट ईयर के लॉस। अब सेट ऑफ नहीं हो पा रहे तो कैरी फॉरवर्ड कैसे होंगे लॉस। अगर पीजीबीपी हेड का लॉस है तो खाली इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा। खाली कौन कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा? खाली इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, क्योंकि पीजीबीपी की इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम बनती है, यूनिट होल्डर की नहीं बनती, तो उसका लॉस वो यूनिट होल्डर को ट्रांसफर नहीं कर सकता, खाली खुद को ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा उसको। लेकिन अदर हेड का लॉस है, कैपिटल हेड का लॉस है, या मान लो अदर सोर्स में लॉस है, अदर सोर्स में आता नहीं फिर भी मान लो आ गया, अदर हेड का लॉस है, कैपिटल हेड का या अदर सोर्स हेड का, तो क्या होगा? तो फिर यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन कौन करेगा? कोई ऐसा यूनिट होल्डर जिसने यूनिट 12 मंथ या उससे ज्यादा पीरियड के लिए हेल्ड करी थी, मतलब पुराना यूनिट होल्डर है, वो तो कैरी फॉरवर्ड कर लेगा खुद। लेकिन अगर यूनिट होल्डर ने यूनिट अभी हेल्ड करी है, अभी परचेज करी है, 12 मंथ से कम पीरियड हुआ है, 12 मंथ से कम पीरियड हुआ है, तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो पाएगा उसका, वो डूब जाएगा, उस यूनिट होल्डर का लॉस डूब जाएगा जितना शेयर है। तो पीजीबीपी हेड का लॉस तो इन्वेस्टमेंट खुद कैरी फॉरवर्ड करेगा। अदर हेड का लॉस वो क्या करेगा? सेट ऑफ हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं हो पाए तो उसको यूनिट होल्डर को पास ऑन करना है। अब यूनिट होल्डर क्या करेंगे? 12 मंथ या उससे ज़्यादा पीरियड वाले हैं वो तो खुद कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे। लेकिन जो अदर यूनिट होल्डर हैं जिन्होंने अभी यूनिट परचेज करी है उनका लॉस डूब जाएगा, उनका लॉस डूब जाएगा। आप बोलोगे उनका लॉस इन्वेस्टमेंट फंड कर दे तो नहीं, वो भी नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। अब इन्वेस्टमेंट फंड को भी क्या करनी है? कंपल्सरी अपनी आरओआई फाइल करनी है, कंपल्सरी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है। लास्ट कंसेप्ट है इसमें सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का। ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है? बकवास कंसेप्ट है, आज तक एग्जाम में नहीं आया, आने के चांस भी नेग्लिजिबल है इसके। 115 टीसीए में बता रहा है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट देखो कौन होते हैं। जैसे मान लो एक बैंक है, बैंक ने क्या किया, रिलायंस लिमिटेड को लोन दिया, 10 CR का लोन था, ये लोन दिया, रिलायंस ने क्या करती है इसमें डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, और ये रिलायंस हो गया एनपीए। अब एक होते हैं सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, कुछ कंपनी से बना रखे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ये क्या करते हैं? ये बैंक से ऐसे डिफॉल्ट वाले लोन टेक ओवर कर लेते हैं। टेक ओवर मतलब खरीद लेते हैं, लोन खरीद लेते हैं, लोन ही खरीद लेते हैं, तो लोन कम प्राइस में खरीद लेते हैं। जैसे 10 CR का लोन है तो मान लो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने 8 CR में खरीद लिया, 8 CR में लोन खरीद लिया। अब इसके बाद ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या करते हैं? रिलायंस से इस लोन की रिकवरी करेंगे अपने तरीके से, गुंडागर्दी करके लोन की रिकवरी करेंगे, जैसे करनी हो वैसे करेंगे रिकवरी। तो मान लो लोन ले लिया था 8 CR में, लोन था 10 CR का, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने रिकवरी कर ली 10 CR की, खरीद लिया था 8 CR में, 2 CR का इनकम हो गई इनको, ऐसे इनकम हो जाती है इनको। अब आप बोलोगे डिफॉल्ट लोन ही टेक ओवर करते हैं? नहीं, ये चाहें तो फ्रेश लोन भी टेक ओवर कर सकते हैं। फ्रेश लोन तो इनको महंगी रेट में मिलेंगे, ज़्यादा डिफरेंस में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये डिफॉल्ट वाले लोन इनको सस्ते में मिल जाते हैं। बैंक सोचता है कौन आफत पालेगा रिकवरी में, इनको ही बेच देते हैं और ये फिर गुंडागर्दी करके रिकवरी करते हैं। तो इससे क्या होगा? 10 CR का लोन 8 CR में इनको मिल गया, रिकवरी इन्होंने पूरी कर ली तो 2 CR का फायदा हो गया। अब इस इनकम का क्या होगा? इस इनकम को क्या बोलेंगे अपन? सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से इनकम। ये सब कहाँ बता रखा है? ये बता रखा है सरफेसी एक्ट में, अगर आपने सुन रखा हो तो सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से जो इनको इनकम होगी वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगी, इनके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगी। इनके हैंड्स में एग्जेम्प्ट क्यों कर दी? आप बोलोगे कि इनके पास इनकी औकात कैसे हुई लोन खरीदने की, इनके पास पैसा कहाँ से आया? तो मैंने बताया देखो बड़े लोग, अमीर लोगों के पास अथाह पैसा पड़ा हुआ है, वो हो गए इन्वेस्टर। वो क्या करते हैं? वो पागल लोग या अमीर लोग क्या करते हैं? वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट उससे क्या करता है? उस पैसे के मजे लेता है, उस पैसे से ये लोन वगैरह खरीदता है और लोन की रिकवरी करता है और फिर इनकम कमाता है। जो इनकम इनको ही सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को इनके हैंड्स में चाहिए। तो ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट भी क्या है? बिचौलिया है, बिचौलिया है ये भी, इन्वेस्टर और वो लोन वगैरह टेक ओवर वाली एक्टिविटी का बिचौलिया हो गया एक तरीके से। तो इनके हैंड्स में इनकम एग्जाम। अब ये इनकम क्या करेंगे? खुद के पास ही रखेंगे, ये इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन्वेस्टर के हैंड में टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल कैसे होगी? नॉर्मल रेट से, नॉर्मल रेट के मानी जाएगी, कोई स्पेशल रेट नहीं लगेगी, नॉर्मल रेट से इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को टीडीएस भी काटना है क्योंकि इनकम टैक्सेबल है इन्वेस्टर के हैंड में। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा 194 LVC में टीडीएस काटेगा। यहाँ टीडीएस की रेट अजीब सी दे रखी है। देखो नॉन रेजिडेंट फंड कंपनी की तो कोई दिक्कत नहीं, जितना टैक्स उतना टीडीएस, आप इतना से लिख दो बस, रेट इन फोर्स, काम ही खत्म, रेट्स इन फोर्स, जितना टैक्स उतना टीडीएस। लेकिन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसका टीडीएस कटेगा 25%। अगर इन्वेस्टर कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। अगर कोई और रेजिडेंट है मतलब फर्म कंपनी है तो 30% टीडीएस कटेगा। ये टीडीएस कटेगा, ये टीडीएस की रेट दे रखी है। रेजिडेंट की टीडीएस की रेट कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। रेजिडेंट की टीडीएस की रेट फिक्स नहीं है, नॉन रेजिडेंट फंड कंपनी की फिक्स है। अब अदर पॉइंट बता रखा है, ये तो पॉइंट सेम वही था इन्वेस्टमेंट फंड वाला कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को मान लो 2 CR की इनकम हुई, उसने डिस्ट्रीब्यूट कम करी अपने इन्वेस्टर को, 1 CR ही करी, तो इन्वेस्टर के हैंड में पूरी टैक्सेबल होगी। हाँ पूरी टैक्सेबल होगी ड्यू बेसिस में, पूरी टैक्सेबल होगी ड्यू बेसिस में। ये पॉइंट बिजनेस ट्रस्ट में नहीं था, हाँ इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में ये पॉइंट है। अब लास्ट पॉइंट है जो तीनों के लिए कॉमन है, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। इन तीनों को क्या करना है? अपनी इनकम का ब्रेकअप देना है कि इनको कौन कौन सी इनकम हुई है, कितनी कितनी इनकम हुई है, किसको देना है? यूनिट होल्डर को, अपने यूनिट होल्डर को देना है। क्यों देना है? मैंने बताया था यूनिट होल्डर को सेम नेचर की इनकम दिखानी है, सेम प्रपोर्शन में दिखानी है। तो उनको सपना थोड़ी आएगा, मान लो बिजनेस ट्रस्ट से अमन को 1 लाख रुपीज़ मिले तो उसको सपना थोड़ी आएगा कि इसमें 1 लाख में 20,000 इंटरेस्ट फ्रॉम SPV है और 80,000 अदर इनकम है। सपना थोड़ी आएगा उसको,
तो बिजनेस ट्रस्ट पूरा स्टेटमेंट देगा कि उसको कौन कौन सी इनकम हुई है, कितना कितना हुई है सब, ताकि यूनिट होल्डर फिर उस अकॉर्डिंग प्रपोर्शन कर पाए। कब तक देगा? 30 जून तक, क्योंकि यूनिट होल्डर को अपनी रिटर्न बननी है। बताओ कब तक बननी है यूनिट होल्डर को? या तो 31 जुलाई तक बननी है या 31 अक्टूबर तक, यही तो ड्यू डेट होती है। तो 30 जून तक बिजनेस ट्रस्ट दे देगा, उसके बाद यूनिट होल्डर अब उस अकॉर्डिंग प्रपोर्शन कर लेगा और अपनी रिटर्न भर देगा। अब ये सेम स्टेटमेंट बिजनेस ट्रस्ट वाले, इन्वेस्टमेंट फंड वाले और सेक्रेटरी ट्रस्ट वाले डिपार्टमेंट वालों को भी देंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटी को। डिपार्टमेंट वालों को क्यों देंगे? डिपार्टमेंट वाला चेक करेगा कि इस यूनिट होल्डर ने ठीक से इनकम बाइफरकेट करी तो है या नहीं करी। तो डिपार्टमेंट वालों को सपना कैसे आएगा? तो उनके लिए स्टेटमेंट फर्निश करेगा बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सेक्रेटरी ट्रस्ट। तो डिपार्टमेंट वाले चेक कर लेंगे उससे कि हाँ यूनिट होल्डर ने ठीक से दिखाई नहीं दिखाई। तो कब तक देना है डिपार्टमेंट वालों को? 30 नवंबर तक देना है। इनको चाहे आराम से 30 नवंबर तक दे दो, लेकिन इसमें भी एक पागलपन किया है इन्होंने कि इन्वेस्टमेंट फंड के केस में 15 जून तक देना है। इन्वेस्टमेंट फंड के केस में डिपार्टमेंट वालों को कब तक देना है? 15 जून तक देना है। इन्वेस्टमेंट फंड वालों को कब तक देना है? इन्वेस्टमेंट फंड वाले कब तक देंगे? 15 जून तक दे देंगे डिपार्टमेंट को। ये भी पागलपन कर रखा है, जबकि 30 नवंबर की डेट ठीक थी, क्योंकि रिटर्न भरने के बाद जब यूनिट होल्डर रिटर्न भर देगा उसके बाद ही डिपार्टमेंट वाले चेक करेंगे कि हाँ उसने ठीक से दिखाई नहीं दिखाई। तो रिटर्न कब तक भरेगा वो? 31 अक्टूबर तक भरेगा। तो उसके बाद की डेट तक दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर इस इन्वेस्टमेंट फंड से पहले ही मांग लिया, ठीक है, जो मांग लिया। ये था आपका चैप्टर वेरियस एंटिटी का, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वैसे इस चैप्टर में एक टॉपिक और दे रखा था बाईबैक वाला, लेकिन बाईबैक वाला टॉपिक थोड़ा बहुत कैपिटल गेन में बता रखा था, यहाँ बता रखा था, मैंने पूरा का पूरा कैपिटल गेन में आपको पढ़ा दिया था, तो यहाँ कवर नहीं करवाया। वैसे दे रखा था लेकिन अपने कवर कर लिया पहले ही। तो ये अपना चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट अपन ने कर लिया। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।